तो नमस्कार साथियों। आज हम जो करंट की श्रृंखला स्टार्ट करी थी, इकोनॉमिक सर्वे की श्रृंखला स्टार्ट करी थी, उसके बाद हम अपनी इस जुगाड़ क्लास में लेके आए हैं बाल विकास साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं, कुछ जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिनसे हम एग्जाम तक जो क्वेश्चंस बनते हैं उन तक रीच कर पाए, उन तक पहुंच पाए, वो क्वेश्चन हमारे सही हो पाए। तो जो टॉपिक्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं, हम आज उनको टच करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं में से जो साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है वो है एक बाल विकास। ये इस टॉपिक से लगभग 2 से लेकर 5 प्रश्न तक हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो टीचर्स की वैकेंसीज होती है उनमें। तो हम कोशिश करेंगे आज में थोड़ी सी देर में इस पूरे टॉपिक को सलटाने की। इससे ये 1-1.5 घंटे जितनी भी क्लास हो, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। तो हम शुरू करते हैं इस चीज को। तो चालू कर दियोगे? शुरू कर दिया? स्लाइड चेंज कर लूंगे? पक्का? पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगे? कर दूं? बस यहाँ ही कर करके हमारे गांव के एक पास को लड़को है, एलिन स्टार नाम है, वो कता फॉलोवर लेके था, ध्यान है? वो ले गयो 1 लाख प्लस फॉलोवर। चालू कर दूं के शुरू कर दियो के चालू के यहाँ बोल के। लेकिन इस चीज को संबंध वो है कि भाई भी को नाम एलियन स्टार भी को ओरिजिनल नाम को नहीं एलियन स्टार, वो नाम दे दियो लोग, क्योंकि बिन टाबर ने लाइन किया था थारी शक्ल एलियन जैसी है। तो लोग भी टाबर पर हंसता गणना की नजरों, भी टावर पर लोग हंसता गणना की नजरों के, तो थारी शक्ल तो एलियन जैसी है। लेकिन वो आज की गणना की नजरों हंसता ना पूरा समाज भी छोरे पर, वो इस चीज ने ई लेवल पर ली और यहाँ ली कि वो ही आज 1 लाख प्लस लोगों की हंसी को रीजन बन रहे। ये लोग जगह गणना की नजरों भी छोरे पर हंसता, आज भी लोग भी का वीडियो देखकर भी एप्रिशिएट करे और जबकि वो कॉमेडी बनाओ है भी पर हंसे। तो अपन लाइफ में कुछ भी मिले, समाज जो भी गयो अपन भी को करारो जवाब देनो जकी अपन चीज है, लोग जकी चीज को आपने हंसी उड़ा मजाक उड़ा भी चीज नहीं उल्टी भी समाज पर ही डाल दो, ई लेवल में कन्वर्ट कर कि लोग भी अप्रिशिएट करने मजबूर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम अपना बाल विकास का चैप्टर। तो वो बाल विकास में वो है टाबर, आप आज ही की स्टडी कर श्याम। आप आज ही टाबर की स्टडी कर श्याम कि एक टाबर हो है भी को विकास किया हो पैदा हो देर। तो वो जो को बालक हो है ना टाबर, इके विकास में कहीं कहीं पहलू हो है, इको शारीरिक विकास हो बिल, तो फिर आप देख श्याम मानसिक विकास, और ई टाबर को संवेगात्मक विकास भी, और जो ये टाबर को विकास हो है इन कहीं कहीं पहलू प्रभावित करे, यानी कि इस बच्चे के विकास को क्या क्या पहलू प्रभावित करते हैं। उनमें जो वातावरण हो सकता है, आर्थिक पहलू भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। चाहे आर्थिक प्रभाव ले लो, वातावरणीय प्रभाव ले लो, शारीरिक प्रभाव ले लो, या उसके पारिवारिक प्रभाव ले लो। जितनी भी एक बालक के गर्भ धारण में, जब बालक गर्भ में जाता है उसके बाद से जब तक वो खुद बच्चे पैदा करने योग्य नहीं हो जाए, तब तक की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे कि एक बालक के विकास को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, किस प्रकार उसका विकास होता है। तो वही चीजें आप देख श्याम कि टाबर को विकास किया हुआ है और दिख रहे ने बस एक ही विकास तक, यानी वो जक दिनों पैदा हुआ है ने दिनों लेर आप को अध्ययन कर 17-18 साल तक। तो दिख रही है टेढ़ो देख रहे हो, बस इको ही अध्ययन है, वही बालक है, वही टाबर है, इको ही आप अध्ययन कर। तो ये अध्ययन पहली जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान क्या बनो भी कहीं कहीं परिभाषा है। मनोविज्ञान में कुण कुण चौधरी होया वो आप पढ़ श्याम, कुण कुण चौधर करी, कुण कुण कहीं चौधर करी, कहीं परिभाषा दी मनोविज्ञान की स्टार्ट किया, थोड़ी सी आप स्टार्ट में देख लिया। तो स्टार्ट करा
मनोविज्ञान को विकास बढ़ापा स्टार्ट हूं तो मनोविज्ञान को अतीत बहुत लंबो थे और हर किताब में पढ़ो और इतिहास बहुत छोटा हर किताब में पढ़ना। और मनोविज्ञान का इतिहास 400 ईसा पूर्व का है बहुत पहले से, लेकिन जो रिटर्न में अपन चीजें मिल रही है 400 ईसा पूर्व से आ रही है। और इतिहास है मेनली वो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ है। मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता है, यानी फिलोसॉफी की एक शाखा माना जाता था, जिसका नाम था मनादर्शन। यानी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ने मिला के मनादर्शन बना दियो। और मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु करियो आपकी पुस्तक डी एनिमा में। और ध्यान रखा भाई कि मनादर्शन को प्रयोग कौन करियो, कौन सी पुस्तक में करियो, तो भी उत्तर उसी अरस्तु और आपकी पुस्तक है डी एनिमा। इक अंदर बहुत संक्षिप्त चीजें लाई गई है जो कि था एग्जाम में टच कर सके और क्वेश्चन से यूज के एक ही क्लास में भी सारा क्वेश्चन थे अटेम्प्ट कर सको। फिर अगली चीज है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 यानी 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ गोएकले, वो नाम है गोएकले, इसने करा था सबसे पहले 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत। इसकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान को जनक तो अरस्तु है ही सगला जानो और जननी है दर्शन शास्त्र, क्योंकि पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत ही नहीं पढ़ाया जाता। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ही माना जाता था। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। फिर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हर किताब के स्टार्ट में वही पढ़ा आप। लैटिन और यूनानी भाषा का 2 शब्द हुई जगह में साइकी और लोगस, और आंखों अर्थ हुए आत्मा का, साइकी को तो आत्मा का और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन, यानी आत्मा को अध्ययन करना या विकी वैज्ञानिक उत्पत्ति देखनी। और इसी शाब्दिक अर्थ के अनुसार सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त नाम को नहीं, नाम है देकार्त आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा शब्द की व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी में के अंत में इस परिभाषा को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी ये परिभाषा अमान्य होगी क्योंकि लोग आत्मा को परिभाषित ही नहीं कर पाए। इसलिए 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये परिभाषा रिजेक्ट हो गई या इसकी मान्यता खत्म कर दी गई। फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनाजी ने इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। वो है मन, इको विज्ञान है, और बाद में आप परिभाषा भी अमान्य होगी क्योंकि इन साबित कौन कर पाया। और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइट्स, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी माना गया। इसको भी अर्थ स्पष्ट कौन कर पाया कि चेतना का विज्ञान क्यों है, तो ये परिभाषा ने भी रिजेक्ट कर दी, सारी परिभाषाएं रिजेक्ट होगी। फिर विलियम वुंट है जर्मनी के लिप्जिंग नामक एक स्थान पर 1879 में आपकी प्रथम प्रयोगशाला खोली जो कि मनोविज्ञान की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट पहली प्रयोगशाला खोली 1879 में मनोविज्ञान की जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, तो इसलिए बिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जनक किन माना जा, विलियम वुंट ने। फिर 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हो गया, प्रयोगात्मक हो गया और स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गया मनोविज्ञान। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। तो आज जावे की चेतना शब्द की निंदा कौन करी, तो वो विलियम मैकडूगल, और पुस्तक का नाम हो आउटलाइन साइकोलॉजी। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही प्रचलित है। अब मनोविज्ञान है वो बिहेवियर पर है, एक जो प्राणी हो है वो क्या लोग ट्रीट कर, लोग भी क्या ट्रीट कर, वो कहीं वातावरण मिलर बनेड़ो हुआ है और कहीं वो सामंजस्य बिठा, कहीं समाज नियुक्ता बना, मतलब एक प्राणी को अध्ययन ही मनोविज्ञान हो गया आजकल। व्यवहार को मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक है वाटसन, और इको सौ इजी तरीको याद रखने को ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेटर है शेन वॉटसन, तो वो इस शताब्दी में, इस सदी में है और वर्तमान में व्यवहारिक मनोविज्ञान ही चले। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाला क्या है, वॉटसन। तो वॉटसन ने थे करंटली रिलेट कर सको क्रिकेटरों कोई नाम भी को है कि व्यवहार को विज्ञान सौ प्रमुख मानने जो मनोवैज्ञानिक वो कौन हो, वॉटसन। और इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, यानी इन्होंने इसके मत का समर्थन किया। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है, क्योंकि जनक तो हुई सी क्योंकि इसने ही तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। और व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक, कि भाई जको थे थका गुण है, जगह थका पापाऊं आगे दादा जका भी ऐड है बेकम थाने इफेक्ट करे था, वो वातावरण है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करे थाने, यही ले लो चाहिए। तो
जगह व्यवहारवादी है वे वंशानुक्रम में कम विश्वास करे और वातावरण में ज्यादा विश्वास करे। एक टाबर के विकास में सौ ज्यादा प्रभावित कोई कई चीज करे है वातावरण। तो वाटसन जी एक योग थे मन ने एक टाबर दे दो, मैं बिन भैया को बना सकूं जिसो चाहूं, मतलब एक बच्चा दे दो, छोटा बच्चा, उसको जिस प्रकार का हम ज्ञान देंगे, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे, जिस प्रकार के संस्कार देंगे, वो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। एक बच्चा खाली स्लेट होता है जिसपे कुछ भी लिख दो, और वो एक टाबर है पैदा होता है, इनको एक छोड़ दे तो अब इक अंदर जो भी कोई चीज भरोगो या जो भी संस्कार या जो भी व्यवहार के अंदर डालोगे, जकी भी चीजें ऑब्जर्व करोगे तो भी अकॉर्डिंग ही हो जाओगे ने। तो वॉटसन आ चीज बोली, यानी तुम मुझे कैसी भी बोल दो मैं उसको बाउंड्री के पार पहुंचा ही दूंगा। फिर है रॉबर्ट वुडवर्थ, एक आई कियो कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया 16वीं शताब्दी के अंत तक। 16वीं शताब्दी में आत्मा छोड़ दी, ठीक है। फिर मन को भी त्याग कर दियो 18वीं का आता आता, और चेतना को त्याग कर दियो। और वर्तमान में मनोविज्ञान हो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है, यानी वर्तमान वालों है वही चालन वालों, अगली कुछ सालों तक आप तो मर जाए तब तक भी वही चाल सी। अब आओ बाल विकास पर, जो को आप मेन है, यानी टाबर को विकास, टाबर के विकास पर। तो 18वीं शताब्दी के सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया, और इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की, यानी वो कहीं कहीं करे भी को ऑब्जर्वेशन इटीसी कर एक बेबी बायोग्राफी तैयार करी। 19वीं शताब्दी में अमेरिकन बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया आपकी मनोविज्ञान की हर चीज में। तो जो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई उसके जन्मदाता कौन है? स्टैनली हॉल। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की ताकि ये बच्चों पर अध्ययन कर सके। फिर 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। अपराधी भी जगह बालक हो बन सुधारने को या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं हिसाबों में बिहेव कर रहा है, कहीं हिसाबों चीजें कर रहा है, बिन देखने के लिए बाल सुधार गृह स्थापित करोगे। 20वीं शताब्दी में बाल विकास अनेक पुस्तकों का प्रयास प्रकाशन किया गया बाल विकास पर। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में स्टार्ट हुई। अभिवृद्धि और विकास मंत्र, एक टाबर बड़ो हुआ को अभिवृद्धि भी हुआ विकास भी हुआ। तो अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है कि विकास ने सिर्फ देखो जा सका, ऑब्जर्व कर सका, काउंट कौन कर सका कि 2 विकास उपयोग, 3 विकास उपयोग, 4 विकास, लेकिन अभिवृद्धि यानी वृद्धि इन आप काउंट कर सका, नाप सका, तोल सका। तो अभिवृद्धि एक टाइप की हुई, बालक 2 फीट को 2.5 फीट को हो गया तो बिन काउंट कर सका, लेकिन विकास ने काउंट कौन कर सका कि यार बालक में कहीं विकास आ रहे, कहीं चेंजेस आ रहे, कुछ चीजें हैं कि वजह बिहेव में थोड़ी मेच्योरिटी आ गई तो बिन काउंट कौन कर सका आप। और जहाँ अब इन अभिवृद्धि मान सका वो पैनल है, वो थोड़ा छोटो है, थोड़ा बड़ो जतिन काउंट कर सका। तो मेनली आई चीज है कि आप वृद्धि गिन सका, काउंट कर सका, नाप तोल सका। विकास में सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सका, दैट्स इट। तो एक अंदर अंतर है मेनली अभिवृद्धि और विकास में। तो अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, यानी वो 2 फीट 2.5 फीट को हो गयो, आंगलियां छोटी बड़ी होगी, सिर छोटो और बड़ो हो गयो, बाल बड़ा हो गया। और विकास ओवरऑल यानी संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि हुई अभिवृद्धि, लेकिन लंबाई चौड़ाई भार में तो आप काउंट भी कर सका, गिन सका। और विकास है कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी कोई टाबर कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम ने करने की कैपेसिटी में वृद्धि हो जानी, या कोई भी चीज कर रहे हैं थोड़ा इंक्रीजमेंट आ जानो। और अभिवृद्धि अभी को संकुचित अर्थ है, यानी कि लिमिटेड चीजा में। और विकास तो कद भी कतो भी उसका, कोई भी चीज में आदमी कतो भी डेवलपमेंट कर सके, ब्रेन को विकास भी तो उसका क्या कमजोर काल होशियार हो सके। फिर अभिवृद्धि है वो एक पक्षी होती है और विकास बहुपक्षीय। विकास का बहुत सारा पहलू है, कोई सा भी विकास आ सके। अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप में दिख जाती है हमको कि टाबर कतो मोटो, कतो पतलो, कतो छोटो और कतो बड़ो। और विकास दोनों हुआ है, बाह्य आंतरिक, यानी वो विकास है पूरा अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि विकास को हिस्सों है हर जगह, लेकिन विकास हर जगह अभिवृद्धि को हिस्सों को नहीं। समझ गया? अब है कुछ समय पश्चात अभिवृद्धि हो जाएगी, रुक जाए, यानी हाइट बढ़नी हुआ आपने कुछ टाइम बाद में रुक जाए, लेकिन विकास तो कंटिन्यू चलते रहे। कोई भी चीज आप सीख सका, कुछ भी सीख सका, और बहु आप माइंड डेवलप कर सका, बहुत सारी चीजें डेवलप कर सका। और विकास जो जीवन पर्यंत यानी बराबर तक चला है। अभिवृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित है और विकास संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है और विकास का सीधे मापन संभव हो नहीं। अब कोई छोर क्या थारो कहीं विकास हुए,
वो कहेंगे हमारा 3 विकास हुए, हमारा 5 विकास हुए, लेकिन ये पूछन थार कहीं अभिवृद्धि तो बता के मेरे हाइट 5 फीट ही अब 6 फीट होगी। अभिवृद्धि परिणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक उसके, लेकिन विकास परिणात्मक, गुणात्मक उसके, सिर्फ परिणाम जिसके कि हाँ इस टाइप को हो रहे मतिया चीज आ गई, गुणात्मक उसके, लेकिन उसको मात्रात्मक नहीं काउंट किया जा सकता। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, जी पहले बतायो। रचनात्मक परिवर्तन है अभिवृद्धि, विकास रचनात्मक और विकासात्मक परिवर्तन, विकास क्या भी उसका आदमी कोई भी दोनों परिवर्तन आज का जगम रचनात्मक और विकासात्मक है। अभिवृद्धि वृद्धि की सूचक होती है और विकास वृद्धि का सूचक वो हास दोनों, यानी कि अपघटन और घटन बढ़ भी सके और घट भी सके, दोनों को सूचक है विकास है। मेनली मोटा मोटी चीज आई है कि वृद्धि काउंट कर सका, विकास नापा काउंट कौन कर सका, सिर्फ देख सका ऑब्जर्व कर सका। अब विकास की परिभाषा ये अपन पढ़नी पड़ची, ये जगह दिया ने अता चौधरी ये नाम दिया, ये अपन रटना ही पड़ची, याद रखना ही पड़ची, कोई उपाय को नहीं, कोई शॉर्टकट को नहीं। तो इर्क जी एक आई कियो कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मेनली आ चीज रख ले याद की इर्क क्यों है, के अंदर बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था है उससे आगे का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्रो एंड क्रो यानी कागलाजी एंड कागलाजी का एक ही हो, बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी क्रो एंड क्रो है, ये किशोरावस्था से आगे नहीं जा रहा, वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। फिर जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से ही परिपक्वता में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी टाबर पैदा हुआ यूं ही वो जब तक परिपक्व मेच्योरिटी को लेवल गेन करे या मेच्योरिटी के लेवल तक आवा है बट तक वो अध्ययन करे हुए हैं, वो ही बाल मनोविज्ञान की भाषा का। ये परिभाषा किसने दी? जेम्स ड्रेवर ने। और गेशेल का परिभाषा दी कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं विशेषताओं का विकास होता है। बेटा नवीन योग्यताओं की बात आ जा, गेशेल चिपका दिया नवीन योग्यता, अभी तक तो वही यूज करिए सिर्फ। और ब्रूनर का क्यों कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया वो ब्रूनर के गलत डाल दिया। कुछ कीवर्ड पकड़ दो ना कि कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये रिलेट कर लो आप किससे? ब्रूनर से। अब श्रीमती हरलोक जी यानी हरलोक आंटी का क्यों विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आकार में परिवर्तन, छोटा बड़ा हो जा, अनुपात में परिवर्तन, कई अनुपात में परिवर्तन हो रहे, पुराने चिन्हों का लोप यानी कुछ चीजें हैं वे इंसान के अंदर गायब हो जाए, और नई चिन्हों का उदय यानी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाए। अब विकास का नियम है कुछ, विकास के नियम में एक तो समान प्रतिमान का नियम, फिर क्रमबद्धता का नियम यानी क्रमबद्ध तरीकों विकास और सतत विकास का नियम, और परस्पर संबंध का नियम और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। ये विकास का कुछ नियम है, आना आप बाद में विस्तार पढ़ जा। और फिर है निश्चित दिशा का नियम। अब निश्चित दिशा में का मस्तिष्क यानी मस्तिष्क से बाकी दिशाओं की तरफ विकास होना। फिर निकट से दूर का यानी कोई मांसपेशी पहले विकसित हो जा, फिर भी के जगह सपाट से बढ़ते विकास था। व्यक्तिगत भिन्नता को नियम के हर इंसान अलग अलग हुआ है। विकास की गति में भिन्नता यानी विकास हर इंसान या हर बच्चा अलग अलग टाइप से हो सके, अलग अलग टाइम को हो सके, जरूरी को नहीं सब में एक सौ ही विकास हो। और फिर है अंतःक्रिया का नियम और वृत्ताकार का नियम। विकास में परिवर्तन को नियम है पूर्वानुमान, पूर्व कथन या भविष्यवाणी का। विकास के अंदर आप प्रेडिक्ट कर सका कि इंसान में ये चेंजेस आ सके और विकास हो सके, यानी कि टाबर 6 साल को है तो वो तो पढ़ सके, 18 साल को ये चेंजेस प्रेडिक्ट कर सका विकास में, यानी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था का अपना अपना खतरा है। बिल्कुल टाबर हो जब गिरन पड़न खतरो है, और किशोरावस्था में थाने ध्यान ही है ये सगला निकलेड़ा होगी कहीं कहीं खतरो है, तो थे सगला टाबरा का बाप बनने वाला हो तो पढ़ लियो कि टाबरा ने हैंडल क्या करना है। क्योंकि सीधी सी बात है, थे अत्ता खतरनाक लोग हो तो सोचो थांगा प्रोडक्ट यानी थांगा टाबर क्या का होला कत्ता खतरनाक हो बोला, पहले ध्यान रखो बन हैंडल क्या करना है। फिर विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती, वो तो खटे ही को नहीं हुए। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि स्टार्ट में जो को विकास हो, स्टार्ट में टाबर जो की चीजें अडेप्ट करें वो लॉन्ग टर्म तक चले, यानी भी प्रभाव समझदा भी कोई पड़े। और वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का नियम, यानी विकास वंशानुक्रम इनटू वातावरण का होता है। विकास ने प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, यानी भाई थांका अंदर कई कई कैपेबिलिटी माता पिता आ रही
फिर वातावरण जब इन्वायरमेंट में थे रह रहा हो वो कहीं कहीं सिखा रहे हो भी कहीं कहीं चीजें घटित हो रही है बे सारी विकास को जुड़ेड़ी है विकास में प्रभावित करे फिर परिपक्वता में अधिगम यानी कोई भी बच्चों मेच्योरिटी को के लेवल पर कद पहुंचे और कद भी मेच्योरिटी को एकदम प्राप्त करे और कहीं सीख रहे अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ा अपन अगर आप सीख रहे हैं तो आपने विकास ढंग की तरीका उसी वंशानुक्रम तो विकास में प्रभावित करने वाला पहला कारक है अपने माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं वो गर्भाधान के समय प्राप्त होती है इसे वंशानुक्रम में आनुवांशिकता कहते हैं सीधी सी बात है कई बार क्या होगा जिसो बाप जिसो बेटो वो भी सिद्धांत के अंतर्गत रहा तो लिंग निर्धारण किया हुआ है एक बच्चे को माता हुआ बिम अंडाणु हुआ बिम जगह गुणसूत्र हुआ एक्स एक्स हुआ 23 और पिता का शुक्राणु हुआ बिम एक्स वाई ए 23 यानी 23 जोड़ा हुआ है जोड़ा 23 हुआ है 46 गुणसूत्र हुआ टोटल लेकिन संयुक्त कोष हुआ नर और मादा के सहयोग या संभोग बोल सको के द्वारा गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है गर्भाशय में होने वाले संयुक्त कोष को जाइगोट कहा जाता है इसके निर्माण के साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है और भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है मनुष्य जीवन आरंभ में केवल एक कोष यानी संयुक्त कोष से होता है एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र हजारों की संख्या में जिन्स पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र में लगभग कितने जिन्स होते हैं 3000 तो ये याद रख लेना एक गुणसूत्र में 3000 जिन्स होते हैं 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं वंशानुक्रम का वाहक या इकाई जिन्स होते हैं कि अपने माता पिता से हम क्या जिन्स अडेप्ट ले रहे हैं जो हमारे अंदर आ रहे हैं उनकी क्या चीजें हमारे अंदर आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं पितरे का हस्तांतरण होता रहता है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जिन्स जावे जिन्स के भीतर डीएनए है वास्तव में आनुवांशिक गुणों का संचार डीएनए के माध्यम से ही होता है सीधी सी बात है बाप को डीएनए बेटा मासी तो बाप का गुण बेटे भी डीएनए के माध्यम ही आसी अब है वंशानुक्रम का सिद्धांत बीज में इनका जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत तो एक अंदर का ही है कि एक द्रव्य है एक लिक्विड है वो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो बाप बेटम आ बेटम आपका बेटम जाओ कोई सीनी कमाई है कि सिद्धांत के अनुसार शरीर निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे और वही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन द्रव्य को संचरण होते रहे नहीं चालते रहे कंटिन्यू उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है इसके समर्थक बीच में कई बार हुआ है देखा बाप में गुणों बेटम को नहीं आवा है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है इसके समर्थक लेमार का उदाहरण जिराफ की गर्दन यानी कि जिसो बाप हो कुछ गुण या शारीरिक अवस्था का गुण पे बेटम भी है जहाँ जिराफ की गर्दन लंबी हो तो बिका जगह होने वाला टाबर या बच्चा हो बाकी गर्दन भी लंबी हो तो कई बार बाबा की बाप की हाइट ज्यादा तो बेटे की हाइट भी ज्यादा बाप की हाइट कम है तो बेटे की हाइट भी अपन बहुत बार कम देखने मिला लेकिन हर जगह को नहीं हुआ कुछ ही केसेज में हुआ है अपवाद स्वरूप भी हो सके यानी 50-50 मान सका कुछ अपवाद तो बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए फिर डोल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है यानी कि एक टाबर में गुण सिर्फ माँ बाप को नहीं अभी माँ बाप का भी कुछ गुण बाकी माँ बाप के अंदर आवे माँ बाप का माध्यम बिग टाबर के अंदर भी कुछ गुण आवा यानी कि दादा दादी या नाना नानी का कुछ गुण भी माँ बाप का माध्यम बिटाबर के अंदर आओ और मेंडल का सिद्धांत है वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने ये मटर के दानों का तो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ाई होगा मटर के दानों तथा काले व सफेद चूहों पर इसका प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है ये बिल्कुल सही है इवन जुड़वा संतानों में भी भिन्नता पाई जा सकती है तो अलग अलग समय पे पैदा हुए बच्चों में भी भिन्नता पाई जाती है और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया मेंडल जी ने किया वंशानुक्रम का कुछ नियम है समानता का नियम जैसा माता पिता वैसी संतान माता पिता गुस्सेल है टाबर भी कई बार गुस्सेल होगा माता पिता अगर शांत स्वभाव होगा तो को टाबर भी शांत स्वभाव को मिलती है अपन बहुत बार और भिन्नता का नियम कि कई बार बाप गैंगस्टर हो लेकिन बेटो साधु टाइप को भी हो जाए और फिर है प्रत्यागमन का नियम यानी कि जैसा माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान यानी अभी उसके गैंगस्टर को ये गैंगस्टर वाला इसमें भी लागू हो सकता है और कुछ भिन्न हो सकता है मतलब बाप गुंडो हो तो बेटा थोड़ा छोटा गुंडो हो जाए थोड़ा गुस्सेल टाइप हो जाए लेकिन ये भिन्नता के नियम में ये भी लागू हो सकता है कि बाप गुंडा होने में बेटा संत हो सकता है और इस प्रत्यागमन के सिद्धांत में तो ये लागू होगा ही कि एकदम डिफरेंट है एकदम डिफरेंट बाप काढ़ो तो बेटो गौरव भी हो सके फिर वातावरण वातावरण संजदा बालक के विकास ने प्रभावित करा आप जिया को भी इन्वायरमेंट देवा टाबर बिम विकसित हो बिम बड़ो हुआ वो जग की चीजें देखे
पानी ग्रहण कर बांका जिस्सु बन जाए। एक टाबर है बीका आसपास गैंगस्टर्स रह रहा है, एक गाली गलोच वाला लोग रह रहे हैं, तो वो जद्दू बोलनु सीखे गाली भी का मुंह पर रहे। तो ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का पर्यायवाची, ये सब आपको पता है कि परी का चारों ओर का घेरने वाला होता है, आवरण ढकने वाला होता है। जो कुछ भी होता है हमें चारों ओर से घेरे हुए रहता है, यानी जो भी वातावरण अपन प्रोवाइड कर जाओ वो पर्यावरण रोज के अनुसार। वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बाहरी शक्ति प्रभावित की के अनुसार करें, रोज के अनुसार। वातावरण के अंदर बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण में भी कौन सा कारक है बालक के विकास में प्रभावित करें, आ जाओ वहां पर चला। पारिवारिक वातावरण, यानी ज्યાં को भी परिवार में परिवेश मिलसी, वातावरण मिलसी, टाबर ये चीजा सीखसी, सीधी सी बात है। ठीक है, माता पिता शालीन है वो बहु शालीनता सीखसी, एग्रेसिव है तो बहु एग्रेसिव सीखसी, गाली गलौज करे, लड़ाई चाली तो वो बा भी सीखसी। क्योंकि टाबर तो वो है ना कि खाली स्लेट है, जो लिखोगे वो लिख ली, उस पे छप जाएगा। तो परिवार के अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार, जिसके अंतर्गत मां महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। लड़कियां छूट दे रखा है टाबरा की जगह BST शैली बने पहली 5 तक ज्यादा लड़कियां ने टीचर लगाई जाओ बेटा। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। फिर फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। सीधी सी बात है, टाबर ज्यादा माँ के नहीं रहे तो जकी चीजा वो माँ सीख माँ जकी चीजा बिन बतासी यही चीजा वो ग्रहण कर सी। और पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान हो बालक का प्रथम विद्यालय। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, यानी भाई माता पिता में तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है या बाकी लड़ाई कर रहा है, वो भी टाबर देखकर भी चीज शिकर बे चीजा वो ग्रहण करे। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी दो बच्चों के बीच में माता पिता पक्षपात कर सके कि एक ने बढ़िया फैसिलिटी दे दूसरे ने कौन दे। अत्यधिक ममता और लाड प्यार जो को टाबरा ने बिगाड़ देवे। यदि भी टाबर ज्यादा चूंचा करे, कई बार एक कान कनी सट कारण शर्म नहीं करनी। कठोर नियंत्रण और अनुशासन, टाबरा ने अत्ता भी दबार नहीं रखना। टाबर बिन वो है कि बांधड़ो डांगरो तुड़ारी भाग्या करे अक्सर भाई, कई माता पिता आपका बच्चा सागा कर ले और वो बच्चा लास्ट में घर छोड़ रही बात। और जन्म क्रम भी मैटर करे बालक के विकास में, कौन सा नंबर पर कोई टाबर पैदा हो रहे। और विद्यालय को वातावरण है, वो विद्यालय का वातावरण टाबर ने मेनली शिक्षा के लिए दिया जाओ। विद्यालय के वातावरण भी का शिक्षक है जगह संतोषप्रद हो सी, शिक्षक उसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे पा रहे हैं, अच्छा एनवायरमेंट दे पा रहे हैं, अच्छी चीजें सिखा पा रहे हैं, तो बालक के विकास को वो अच्छे लेवल पर प्रभावित करेगा। अगर शिक्षक उतने कैपेबल नहीं है, उतना नहीं समझा पा रहे हैं, बालक की जो नीड्स है उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है बालक का विकास उससे प्रभावित होगा और ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसके अंतर्गत ये औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय, जिसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल माने जाते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता फ्रोबेल माने जाते हैं। इन्होंने 1837 में जर्मनी के ब्लेकनबर्ग नामक ग्राम में पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना फ्रोबेल ने की थी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म भी फ्रोबेल ने दिया था। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बाल्योद्यान का कुशल माली है, यानी टाबर हुआ बांगो उद्यान या बगीचो अभी को माली शिक्षक ही हुआ है कि बिन किया बनानो, यानी वो ढंग से सींच सी तब का पेड़ पौधा अच्छा हरा भरा रहे नहीं सींची तो बढ़ जासी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक है फ्रोबेल, जिनके द्वारा सर्वप्रथम किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की गई इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में। विद्यालय वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण, यहाँ की बिल्डिंग है, कहीं भी को आसपास को इन्वायरमेंट है एकदम सेटिस्फाइंग है को नहीं। फिर शिक्षक का व्यवहार है कुशलता, शिक्षक है वो कतो कुशल है, थाने कई चीज समझा पा रहे हो, कई चीज सिखा पा रहे हो, भी व्यवहार कहीं बात नहीं छोरा का पटेड़ घालना चालू कर दे, छोरा पढ़ न्याली कहीं कर सिर्फ पढ़ सी भी किया। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा। अब कई कई टीचर हो जगह टाबर खुनस पाड़ ले, एक ही टाबर ने एकदम टारगेट कर ले, वो बोलता है तो एक सटीड सारछू इन बोलने कौन दूं, वो बालक के विकास में नकारात्मक रूप को प्रभावित करें। फिर है शिक्षक के द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, यानी कि यहाँ कह देना कि नहीं कितना दिक्कत है, इसका तो ये रोज का है, इसको तो आता ही नहीं, इसको ये सीख ही नहीं सकता। तो बालक ने जब वो अवॉइड करे या भी अवहेलना करे तो वो भी बालक के विकास में प्रभावित करे। फिर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो आसपास को है, आस पड़ोस भी है। आस पड़ोस में अगर सीधी सी बात है रोजीना लठ बाजे तो टाबर बाची सीख ही सी भाई ला मित्र साथी में आ गया देखिया क्या है, संगति को असर बोलो ज्यादा पड़े। सिनेमा
ये सबसे बड़ी चीज है कि भारत में जब तक सिनेमा चलता रहेगा इंसान मूर्ख बनता रहेगा। एक पर वो कहीं देखे को प्रभाव बहुत ज्यादा टाबर पड़ा, रीति रिवाज, अंधविश्वास और खान पान और रहन सहन के अंदर भाई अगर टाबर पाखंड में पड़ रहे हैं, अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो भी टाइप की मेंटेलिटी बन जाती। ठीक है, रहन सहन की भी बात सही है तो सही मेंटेलिटी बननी चाहिए, और खराब है तो खराब मेंटेलिटी बननी चाहिए। यानी स्वच्छ वातावरण में रह रहे तो भी की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़सी, और वो स्वच्छ वातावरण नहीं रह रहे तो वो भयंकर ही वातावरण में भी ही रहना सीख जैसी। भौगोलिक वातावरण जगम जलवायु, जलवायु से इंपॉर्टेंट रोल टाबर के विकास में। या एक तो आप इंडिया की जलवायु में रह रहे हैं, या एक राजस्थान की जलवायु में रह रहे हैं, एक अफ्रीका की में रह रहे हैं, रात दिन को फर्क है। और एक आप जलवायु में रह रहे हैं रशिया की जलवायु, वो भी टाबर का कलर में फर्क आसी, टाबर की सहनशीलता में फर्क आसी, टाबर के आकार विकार में भी फर्क आसी भी चीज। और मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गया, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, नहीं छोटे टाबर की जो नीड हो, जब स्कूल जाना, लाड प्यार भी चीज है, कॉपी किताब भी चीज है। और फिर निर्देशन और परामर्श, यानी घर का भी कहीं निर्देश करे, कहीं परामर्श करे, अभी कोई समस्या तो वो पूछ रहा है को नहीं कि तारे कहीं समस्या था, पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही, मैं समझाऊं, मास्टर नहीं कहवा। प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तो सब बड़ी चीज है। ज्यादा लाड प्यार भी नहीं रखना और ज्यादा टाबर पर स्ट्रिक्ट भी नहीं, थोड़ा मिलो जुलो हो, बैलेंस रहे तो वो टाबर ढंग विकसित हो। और जन संचार का माध्यम है टीवी, फोन, रेडियो इत्यादि, यानी आप पर जकी चीज देखा है, जकी चीज सुने, वे भी टाबर के विकास ने बहुत ज्यादा प्रभावित करे, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। फिर परिपक्वता एवं अधिगम, कई अधिगम के लिए कई बार परिपक्वता चाहिए बहुत सारी जगह की। भाई सीधी सी बात है, आदमी 10वीं क्लास में जो चीज सिखाई जा रही है इसके लिए वो परिपक्व ही होनी, वो भी चीज ने ग्रहण किया, कसी भी सीख अधिगम को मतलब है सीधी सी बात है सीखना। वो अपन यहाँ नाम दे दें कई बार, अपन यहाँ भारी लागो, वो अधिगम क्या हो गया। परिपक्वता क्षमता का विकास, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड गेसन ने। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों वंशानुक्रम, वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता का है। सीधी सी बात है, मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है, कोई भी चीज भी लेवल की चीज सीख मांग ली है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है तथा अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। ठीक है, चीज वातावरण में देखा, सुना और समझा। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी सीधी सी बात है, परिपक्वता है बाद अधिगम ने बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करे। जो तो ज्यादा परिपक्व आदमी है या बच्चों है, वो बत्ती ज्यादा चीज सीख सी और बत्ती ज्यादा जल्दी चीज सीख सी। परिपक्वता और अधिगम में फर्क है। परिपक्वता जी वंशानुक्रम पर आधारित है। सीधी सी बात है कि बाप का तो मेच्योर है, बेटो भी लगभग भी लेवल को मेच्योर मिलती, और अधिगम वातावरण पर निर्भर रहे कि कौन सा वातावरण कहीं चीज सीख रहे। परिपक्वता वह अब 20-25 साल में आदमी चरम पर पहुंच जाए परिपक्वता की, एकदम मेच्योर हो जाए 20-25 साल में। और जो अधिगम सीख आदमी 99 साल की उम्र में भी सके। तो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चाले। परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया जो सारा बच्चा का साथ हुआ है, और अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एक बच्चों के नियमित क्रिकेट खेलने को नहीं सीख पाओ तो वह व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाए। सीधी सी बात है, अलग अलग व्यक्ति कहीं चीज सीखने प्रेफर करें। परिपक्वता शारीरिक क्रिया और अधिगम है वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है। परिपक्वता पर अधिगम व अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। यानी परिपक्वता वो अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन अधिगम वो परिपक्वता को प्रभावित नहीं करता। अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या अधिगम का प्रतिफल है। सीधी सी बात है, एक बच्चों है को विकास हो टोटल वंशानुक्रम भी मैटर करे, वातावरण भी मैटर करे, मेच्योरिटी यानी परिपक्वता भी मैटर करे, और अधिगम यानी कहीं सीख रहे हो वो भी मैटर करे, और कहीं हद तक सीख रहे हो। फिर है विकास की अवस्था। यह है हरलोक आंटी के अनुसार, मेनली हरलोक आंटी है बाल विकास के चैप्टर में हर जगह ऐसी अलग अलग परिभाषा दे दी है। तो विकास की अवस्था बताइए कौन सी अवस्था में कहीं विकास हुआ है, तो हरलोक, श्रीमती हरलोक के अनुसार पढ़ेंगे विकास की अवस्था। गर्भावस्था तो गर्भाधान से जन्म तक, जब तक टाबर पैदा नहीं हो जा। शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह, लगभग शेषावस्था को माना जाता, जन्म से 2 सप्ताह के बाद 2 साल तक भी जन्म से शेषावस्था माना जाता, लेकिन ये 2 सप्ताह तक ही मांगिए। फिर मानिए बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, यानी इसको भी शेषावस्था में ही काउंट किया जाता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। तो प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष के बाद। ये
जो विवरण दिया है ये श्रीमती हरलोक के अनुसार, इनमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग एजेस बताई हैं। तो फिर अगलों का देखते हैं। रोस, इन्होंने शेष अवस्था जन्म से 2 वर्ष, यानी लगभग तारों का एवरेज देखे ना तो इन्होंने शेष अवस्था को जन्म से 2 वर्ष ही माना है। और जो बाल्यावस्था है वो उन्होंने 3 से लेकर 12 वर्ष तक मानी मेनली, जैसे जिसमें मेनली 6 से 12 वर्ष तक है। फिर पूर्व बाल्यावस्था ये है 3 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का पहले गोपाल, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। किशोरावस्था सबको पता है 13 से 18, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद, यानी टीन एज क्रॉस करने का जस्ट बाद में या टीन एज के अपांतिम स्तर तक पहुंचा अत्यारण्य शुरू हो जाए प्रौढ़ावस्था। और जोन्स दियांक के अनुसार शेषावस्था जन्म से 6 वर्ष, यानी थोड़ी सी उत्तर बाल्यावस्था ने भी इंक्लूड कर दी। और बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। शेषावस्था, अब आप स्टार्ट में शेषावस्था पढ़ा जन्म से 6 वर्ष, सीधी सी बात है। उत्तर बाल्या पूर्व बाल्यावस्था बिन भी शेषावस्था में काउंट करी जाओ मनोविज्ञान के अंदर। मैं पहले बताई जन्म से 2 वर्ष, यानी कि बाप स्टार्ट की शेषावस्था, लेकिन पूरी नगर पूर्व बाल्यावस्था में देखा बिन भी शेषावस्था में ही काउंट करे। तो शेषावस्था में निम्न बातों को बताया जाता है या निम्न बातों से जाना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। जन्म से 6 वर्ष तक बालक बहुत कुछ सीखता है, वो कोरी से लेट होता है, उस पर जो लिखा जाता है जो समझाया जाता है वही समझता है। भाई जीवन की आधारशिला भी है। टाबर क्या को सीखाएं संस्कार राशि, सीखने को आदर्श काल सबसे ज्यादा टाबर ही उम्र में सीखे। मन की मौजों और विचरण करने की अवस्था, यानी कि उम्र में टाबर पर कोई जिम्मेदारी को नहीं हो, वो सिर्फ चिल करे। सीखने की आयु है, सबसे ज्यादा सीखता है। पीढ़ी लगने वाली अवस्था, यानी टाबर ने भी चौकी लगा, टाबरा का माँ बाप ने भी 6 साल का टाबर तक को लाड गिर जाए, फिर तो वो बड़ा हो जाए। और नाजुक अवस्था भी है, ध्यान बोलो रखना पड़े टाबर को। खतरनाक अवस्था होगी संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी छोटी सी अवस्था में टाबर अगर आसपास गाली सुन रहे तो गाली देसी, तुम कारो सुन रहे हो तुम कारो देसी, कोई आप पर आप केयर बोल रहे हो तो वो बाही चीज सीख सी, देखिए वातावरण सीख रहे। खिलौनों की आयु टाबर की उम्र में खिलौना खेले, अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी वो क्यों उनकी तू पढ़े है तो कीड़ी मरी है, वो मानसिक कीड़ी मरी है, मतलब तर्क नहीं होगा उसके पास, लॉजिक नहीं होगा किसी चीज का। घड़ने योग्य अवस्था, यानी जो उसको सिखाया जाएगा जैसा उसको घड़ा जाएगा वो वैसा बन जाएगा। नर्सरी स्कूल है, यानी टाबर स्कूल जाना स्टार्ट कर सके, ये अवस्था पूर्व विद्यालय अवस्था होगी, यानी आंगनबाड़ी वगैरह होगी, नर्सरी स्कूल होगी, बैठ टोली पूर्व अवस्था, यानी 6 वर्ष तक की आयु तक टाबर हुआ है तो गैंग सेंग होना थोड़ा यहाँ साइड एरिया खेले खिलौना खेले। प्राथमिक विद्यालय पूर्व की तैयारी की अवस्था, यानी अवस्था तक टाबर स्कूल जाना रेडी हो जाए। इस अवस्था में विकासात्मक कार्य विशेषता, सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संपर्क शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेमिंगहर्स्ट द्वारा दिया गया। विकासात्मक कार्य का संपर्क किसने दिया? हेमिंगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करने से, यानी जब बालक जितनी उम्र ले ली भी के अनुसार भी कार्य कर पा रहे हो, कौन कर पा रहे हो। एक अंदर है शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सोचता हूँ विकासात्मक कार्य जिज्ञासु प्रवृत्ति को है, हर चीज जानने की इच्छा रखा वो। कल्पना, यानी आज की आप दिवस को लेवा ना यूथ एज मायाबाद में भी टाइम वो कौन ले टाबर कम ही मात्रा में कल्पना कर सके। सीखने की क्रिया में तीव्रता बहुत स्पीड सीखे, और दूसरा पर डिपेंड रही सी 6 साल को टाबर है, और दूसरे शिष्यों के प्रति रुचि, यानी टाबर ने टाबर चोखा लागे। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी जैसे माता पिता या उसके परिवेश में रहने वाले लोग उसको सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। दोहराने की प्रवृत्ति, हमारे पीछे पीछे वो बोलेगा। स्वार्थी व स्व केंद्रित, दिन कहीं जान के स्वार्थ है, कहीं भी की चीज तो भी की बात खत्म। क्षणिक मित्रता, थोड़ी देरी बायलाचारी राखे, तू थारे मैं मारे। और फिर है मित्रों की संख्या, इस अवस्था में मित्र भी हुआ लेकिन कम हुआ। संयोगों का प्रदर्शन, यानी बिन रोनो तो रोई बिन वो जगह और कौन देखा जाए, कई बार शादी में टावरा रोता देखो, कोई फंक्शन में देखो वो जगह टाइम कौन देखा, उसको रोना है तो वो रोएगा रात के 2 बजे। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, 6 साल तक के टाबर में कोई नैतिकता है, कोई सामाजिकता, असामाजिक भी कोई नहीं, यानी गैर सामाजिकों की ध्यान ही कोई नहीं कोई चीज को, न तो सामाजिक होता है नहीं असामाजिक। कहानियां सुनना व सुनाना, यानी कि गोड्डा पर घर सुनाते रहे बिन। 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देता है तथा 4 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यहाँ मैं खुद ही चल जाती, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आदि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ हो जाती है, उसमें थोड़ा ज्ञान होने लग जाए। अपनी संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना,
अब शैशवावस्था से संबंधित जगह कुछ कथन है कि याद भी रखना, रटना भी। जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। आप बोलिए सिगमंड। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन जी ने बोला है 14 फरवरी वालों ने। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था से बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब टाबर पैदा बहुत खाली, कोई भी खाली बोर्ड भी बराबर स्टार्ट में जो की चीज लिखा ज्यादा चपसी बाद की बचाए तो ये चीज होती है। समझ सको ये किसने कहा? वॉटसन ने। यानी कि पावर प्ले बैटिंग ने शुरू से 6 ओवर में वही इनिंग किया जासी पिन निर्धारित कर सी। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये बोला है गुड इनफ ने। शिशु का मस्तिष्क कोरिस्लेट होता है जिसे टबुला रासा कहा जाता है, ये किसने बोला? जॉन लॉक ने। यानी जिसपे जो भी लिखोगे वो छप जाएगा। अब आओ बाल्यावस्था पर। वह कहता हूं लगभग 6 या 7 से 12 वर्ष तक वो निर्माणकारी काल है। इन बालक थोड़ा समझदार हो जाए, अनोखो काल भी है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, यानी टाबर स्कूल जाना रेडी हो जाए। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा ई उम्र में ही टाबर ग्रहण करनी स्टार्ट करें। वैचारिक क्रिया की अवस्था यानी थोड़ा बहुत तर्क वितर्क या कोई चीज न सोचना चालू कर दे। गेंगेज अब भी की भाईलाचारी बढ़ जाए, वो आपको भाईला सागे खेलनु कूदनु रोटी खानी तक प्रेफर करे। मिथ्या छदम परिपक्वता की अवस्था यानी थोड़ी गोली गोली देश का भी नहीं मान ले सी वो। गेमेज यानी खेल की आयु। अवस्था वो खिलौनों की आयु है और खेल की आयु बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल यानी कोई भी चीज वो समाज में जबकि हो रही है प्रतिद्वंद विकसित कर ले कि करनी चीज है कौन करनी चीज, थोड़ा बहुत डर भी रहे। उत्पत्ति की अवस्था इन भावना का शिकार हो जाता है बच्चा, इसमें कई चीजें डर लगा जाम और जगह खुद का भाई बहन हो या कजिन मान लियो, सिबलिंग्स मांग लियो। पर कई बार हुआ कि छोटो भाई आप बड़े भाई ने कि पापा थे इन रोड़ा करो। भाई अवस्था समयंगों पर नियंत्रण सीख जाता है कि हर जगह वो रोगा कौन है, नाराजगी दिखा सकते रोनो दोनों शुरू कौन करे। व्यक्ति को सामाजिक भावना का विकास इस अवस्था में होने लग जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाता है क्या सही है क्या नहीं, कहाँ रोना और कहाँ नहीं रोना। संवेगात्मक में सामाजिकता का विकास यानी सीधी सी बात वो आपका जगह संवेग दिखा हुआ है या वो कुछ करे, वो आपका आसपास का वातावरण यानी सामाजिक चीजें देख भी करे। कई बार लिंग भेद, जाति भेद व अर्थ भेद शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है वो डिफरेंस करना चालू कर दे, लड़की है और लड़को है। समलिंगी समूह की भावना क्योंकि छोरो लगभग ज्यादा छोरा के साथ खेल तो पाए, जैसी नेता बनने की इच्छा। बड़ी अवस्था में चौधरी बनने की इच्छा हुआ कि गैंग में लीड में ही करूं। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। भाषा का विकास यानी टाबर बोलना सीख जाए। नकलने की प्रवृत्ति यानी नकल निकालनी भी सीखे। खोखली मित्रता यानी थोड़ी देर की वह कि बस अपन तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। खेलों में रुचि लेता ही है। मूर्त चिंतन की योग्यता आदि यानी अब उसमें मूर्त चिंतन करने की जो कैपेबिलिटी वो स्टार्ट हो जाती है। बाल्यावस्था से संबंधित कुछ कथन है। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निर्धारित किए जाते हैं। तो ये किसने कहा? ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने कहा। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण और कोई अवस्था से नहीं है। यानी कि बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? ब्लेयर जॉनसन व सिम्पसन ने माना। ये कथन आ जाए बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण बाल्यावस्था है, उधर ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन कर देना। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसने कहा? रॉस ने। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण का काल होता है। किल पैट्रिक, किल यानी मारनू और मारा क्यों आपा कोई ना जब अपन कोई प्रतिस्पर्धा हुआ तो प्रतिस्पर्धा नाम को आजाद आपने किल न कर देना। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल और ब्रूस, कोल और इकाल ने कनेक्ट कर दिया, अनोखा काल ने कोल को कनेक्ट किया। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? कोल और ब्रूस। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष की अवस्था तक बालक ना खेलता हो, ये स्ट्रेंग ने कहा था। जो कोई खेल को नहीं जो को टाबर 10 साल की उम्र तक न खेले और कुण क्यों स्ट्रेंग। अब वहां किशोर अवस्था जबकि मेनली हुआ 12-13 लेर 18 वर्ष तक का मुख्य बिंदु है। किशोर अवस्था का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल। इन्होंने इसको तूफान की अवस्था भी बोला स्टैनली हॉल ने। किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है। सीधी सी बात है टाबर एकदम समझदार भी हो जाए, बहुत सारा चेंजेस भी आवा तो टाबर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी हो जाए। 12th गलत की भाई था तो परसेंटेज लेना, आपका करियर बनाने को
प्रेशर भी हुआ और विपरीत लिंग आकर्षण वगैरह भी हो जा। भाईलाचारी भाईलीचारी को भी प्रेशर हुआ कि हाँ अपन समाज में अपनी इज्जत स्थापित करनी है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। इस टाइम में बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, तुम भाई आप बने। स्टैनली हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस। व्यक्तिगत घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता, यानी घनिष्ठ मित्रता यानी भाईलाचारी या भाईलीचारी। यहाँ की चीज कौन केस कैसी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे भाईलीचारी या भाईलाचारी भी कोई तो होवे, तो वैलेंटाइन अगर कोई संबंधित आ तो घनिष्ठ मित्रता को नाम वगैरह आ जा तो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन आपने बोल दिया। समझ गया बात में। फिर आगे, किशोर अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है। आंधी तूफान की अवस्था हुआ है, झंझावत की अवस्था, विविध तनाव संघर्ष की अवस्था हुआ, समस्याओं की अवस्था, समस्या समझ ज्यादा हुआ है, खुद ने स्थापित करने की बहुत सारी चीजें, एडजस्टमेंट करने की, उल्लंघन की अवस्था। बराबर इस टाइम समझ ज्यादा अनुज्ञाकारी ना, आपा तो फोन करा, आपा तो अलग जैसे, चाहे टीचर की अवज्ञा करनी हो चाहे घर का की अवज्ञा करनी हो। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। फिर परिवर्तन की अवस्था होगी, शारीरिक चेंज सबसे ज्यादा शायद ये एज में ही हुआ है। अवास्तविकताओं की आयु, थोड़ा अपना ज्यादा देखना शुरू कर दे, तार्किक चिंतन स्टार्ट कर दे, पर कहीं गलत और कहीं सही पर एकदम फैसला लेना भी स्टार्ट कर दे। स्वर्णकाल हुआ बसंत ऋतु, यानी जवानी हुई बसंत ऋतु आई हुआ है। अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति की अवस्था, यानी क्लियर को नहीं हुआ कि आदमी ने करनु कहीं बहुत समंजस में बैठे रहे, टाबर ने सॉरी, विशिष्टता की खोज का समय। किशोर अवस्था की विकासात्मक कार्य विशेषता, तो की विकास यानी शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकास सारो हो जा। शारीरिक विकास तो शरीर में चेंज आने वाला, मानसिक की मेंटली डेवलप हो जा, सामाजिक आसपास के परिवेश में अपन क्या ट्रीट करनो, क्या बिहेव करनो, क्या लोगों सामंजस्य स्थापित करनो, वो सारा विकास हो जा। बुद्धि को अधिकतम विकास हो, तार्किक चिंतन वगैरह सारा करनो स्टार्ट कर दे टाबर। व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता, गैंग शेंग एज में ज्यादा बने, एकदम हीरोवरशिप की भावना भी, कल्पना का भाव ले, स्वप्न देखे एकदम बढ़िया, या कार उतर यार, एक मैडम जी सागे है, लोग यहाँ हाथ ला रहे हैं, ऑटोग्राफ लेना तरस रहा है, आगे दिवा स्वप्न की अवस्था। वीर पूजा, यानी एक आदमी आपको एकदम हीरो मान ले कि वो मोहल्ले के भैया है, पुलिस शर्ट करके बाइक चलाते हैं, मेरे को तो वैसा ही बनना, उनके जैसा स्टड, एकदम तेज बाइक निकालनी, मतलब एक आइडियल बना लिया कोई चीज ने, पिक जांगलो बनना है, कोहली की जिया बनना है, रोहित की जिया बनना है। आत्मसम्मान में महत्व देवे। पीढ़ियों के अंतर का कारण विचारों मतभेद हो जाए, ज्यादा मतभेद आपका माँ बाप वही एज में, समायोजन को भाव है, एडजस्ट कौन कर पावा। मानसिक स्वतंत्रता विद्रोह की स्थिति होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, टाबर ज्यादा ई उम्र में अपराधी बने, कई बार भी कुछ समायोजित हो जाए। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, अब वो एकदम स्वतंत्र निर्णय इसको माँ चीज कर माँ चीज को नहीं करूं, स्वतंत्र सोच को विकास हो जाए। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास, या तो भक्त बन जाए एकदम, सिद्ध कहते भगवान नहीं। समाज सेवा देशभक्ति की भावना, 17-18 साल की उम्र में वो है ना, फीलिंग प्राउड इंडियन आदमी चला दिमाग में, और देशभक्ति की भावना था, और ये समाज सेवा की मैं समाज में स्थापित होना, मैं लीडर बनना है, तो बनना है, तो भी रास्ते समाज सेवा में उभरी निकले। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं किशोरावस्था में। अपने से बिछड़ने का गम होता है, भाई छोड़ उड़ जाता आदमी, दुखी रिवर दुखी स्टेटस लिखा हुआ, ये भी कि भाई ली के अलावा सगला देख ले लेकिन भाई कौन देखे, तो बड़ा दुखी अवस्था में हुआ है। संवेश समूह की भावना, यानी पीयर ग्रुप, आपका संगी साथी साथ ज्यादा प्रेफर करें। नेतृत्व का विकास, हीरो बनना लीडर बनना है। खुद की पहचान की अवस्था भी, आत्मचेतना की भावना विकसित हो जाए। आत्मसंपर्क की, यानी मन कहीं करो मैं कहीं हूँ की भावना हो जाए। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, या मन फ्यूचर में कहीं करना है, मन कमानो क्या है खानो क्या है, ये चीजा भी डेवलप होने लग जा। व्यवसाय चुनाव की चिंता की मैं करशू कहीं बारी फिर बात। अमूर्त चिंतन की योग्यता, काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअल इंस्टिक्ट उसके स्टार्ट हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता की अवस्था भी आ जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो पासी को नहीं हो पासी। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, यानी जो चीजें वो आदर्श के रूप में सीखता आ रहा है, देखता आ रहा है, उनके और जो यथार्थ की चीजें यानी प्रैक्टिकल चीजें उनके बीच में वो अंतर करना स्टार्ट कर देता है। उसको जो सही लगता है उसको चुनता है। अध्ययन के प्रति गंभीर, कुछ टाबर अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाए, कुछ टाबर स्पोर्ट्स के प्रति, मतलब आपको एक गोल सेट कर ले। सौंदर्य का उपासक, बस कोई लेर डूबा है, सुंदर कन्या लड़का खत्म।
विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और एज में हुआ 13 और 18 तक समझ ज्यादा वन की लाइब्रेरी की पास वाली सीट पे जाके बैठना है, लगता है आपको कहीं देखा है। स्थिति है वो महत्व की अभिलाषा, माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना, यानी आपका साथ अड़ा है बांका विचारण बांगी चीजा आपके माँ बाप को ज्यादा महत्व देवे, या कई बार माँ बाप कन भी आ चीज बोल दे दिक्कत तो बिया है वो तो बिया करते तो आ चीज करनी कौन दो। मेरे मित्र संस्कृति को अपनाना, यहाँ भाई ला रेसी आपा भी बिया ही रेसा। किशोरों की वाणी में कर्कशता और भारीपन आ जाता है, किशोरियों की वाणी में मधुरता और कोमलता आ जाती है, ये नॉर्मल चीज है। समस्यात्मक बालक बन जाता है, जीवन साथी के चुनाव की समस्या टाइम ही सोच लेगा घर कौन सी लानी है, चावड़ा लोटो उड़ार आंगन में प्रवेश कौन सी कृषि सोच तो भी टाइम ले लेकिन पूरा को नहीं हुआ। मादक पदार्थों के सेवन की समस्या, कई टाबर हो गए घर गए ना हाथ निकल गया, गाँव आवे शहर कई बार, लेकिन हाथ निकल जा कहीं नशा पता भी मांग लाग जा, वित्तीय समस्या सौ बड़ी नहीं दे जा क्या जुगाड़ करना है और देर रात बनो उड़ाना किया, आत्महत्या की समस्या उस समय जो तुझा टाबर वो कई बार आत्महत्या भी कर ले। किशोरावस्था संबंधित जगह कथन है, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव तूफान और संघर्षों का काल है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। किशोरों में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं आकस्मिक होते हैं, स्टैनली हॉल। आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं स्टैनली हॉल, और तूफान दबाव संघर्ष की अवस्था भी स्टैनली हॉल। व्यक्तित्व घनिष्ठ मित्रता, किशोरावस्था घनिष्ठ जटा नाम आ जाए घनिष्ठ मित्रता एटीसी वैलेंटाइन ही केस, समझ रहे हो बात में। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन भाई बात है। वैलेंटाइन डे पर भी सुंदरी की आशम कई बार टाबर अपराध भी कर ले, छेड़छाड़ कर ले, गलत चीजें कर ले, तो किशोरावस्था से संबंधित है, यानी कि अपराध प्रवृत्ति और घनिष्ठ मित्रता के नाम आ जाएगा वैलेंटाइन चेप देने वापन। तो किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, रोशनी का शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, रोशनी ये भी कहा था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था किलपेट्रिक ने। किल्लू ले लिया गया तो आदमी पर कोई किलिंग को अटेम्प्ट करे तो भी कुछ जीणु मुश्किल हुए, तो जहाँ जीणु मतलब जीवन हो कठिन काल हो किलपेट्रिक करो। किशोर अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, कि बाल्यावस्था छोड़ दो शेष अवस्था चेंजेस डिस्प्यूट हुए पाछा किशोर अवस्था में होने लग जाए, ये कहा था जॉन्स ने। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, उन्हें स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कहा था कोल्स ने। इस जगह बूढ़िया है, बूढ़ा बडेरा आप बड़ी एज का है, अपन जी चीज पानी चावन भी के अंदर रोक है, ये किसने कहा था? कोल्स ने। किशोर अवस्था में आहार संबंधी विकार या बोल सका उनमें है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनमें कहीं हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति हुआ ना जो वजन सामान्य में कम हुआ, जहाँ आप देखा ना कई बार पतला पतला लोग, इसलिए आ चीज वो लड़कियां पानी लगा कि नहीं मानते एकदम स्लिम फिट रहना है, इस चक्कर में भी बहुत कम खावा जबकि भी ऑलरेडी अंडरवेट ही होगा है। तो इसमें क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से कम होता है, इसके बावजूद इस डर से वजन नहीं बढ़ जाए भूखा रहने लगता है और काम की मात्रा में कटौती करने लगता है। फिर है बुलिमिया नर्वोसा, यह नॉर्मल वेट। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिक खा लेता है लेकिन इस डर से कि वजन नहीं बढ़ जाए वो उल्टियां करने लग जाए, वजन मारो नियंत्रित रहे, बैलेंस रहे, तेरी के लिए वो दवाएं को भी सेवन करे। फिर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ओबेसिटी। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तब तक खाया जाता जब तक भी कोई समस्या नहीं हुई तो खाया जा रहे, समस्या हुआ जना भी गए वो भी आदत पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहे, लेकिन खासी वो बढ़िया से। भोजन संबंधी विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में होने की संभावना ज्यादा है। पानी एकदम यहाँ स्लिम फिट दिखना हुआ है लेकिन वे यहाँ एकदम यहाँ लकड़ी की जहाँ लाग रही हो, लेकिन बन यहाँ लगा कि नहीं स्लिम फिट हाँ, इवन चाहे भी अंडरवेट ही हो और आज समस्या ज्यादा लड़कियां पाई जाए तो कम खावा, बन यहाँ लगा कि बस हवा मॉडर्न वाली से लेकिन मैं स्लिम फिट हाँ। विकास के सिद्धांत, अब आप विकास के सिद्धांत पर यानी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है बोधियो सिगमंड फ्राइड जी। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक्सन ने, और पारिस्थितिक सिद्धांत दिया यूरी फ्रेनबर्ग। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने भी दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने, और एक नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी नहीं दिया। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चोम्स्की ने, जो आपके कई बार आता है इंग्लिश के टीचिंग मेथड।
भाषा से संबंधित। सीएलटी में आता कई बार नॉम चॉम्स्की अब भाषा विकास से संबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन पहलू, स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, फिर है गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना, फिर है मनोलैंगिक विकास। अब थोड़ा डिटेल में स्थलाकृति संरचना में पाई है तो एक अंदर सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, ये मस्तिष्क का जागृत स्वरूप है, यानी जो आप सोच रहे हैं बाई चीज। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है कि जो चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं, जो हमारी विचार है, वही चेतन मन है। ये तत्कालीन अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है, यानी जो हमने अभी सोचा, जो देखा, जो बोला, जो ऑब्जर्व किया, वही है। फिर अचेतन मन, ये कटु अनुभूतियों, दुखद बातों या दबी इच्छाओं का भंडार है, यानी जकी बात अपन चौकी कौन लागे, जकी अपन चाहे यार अपन याद ही नहीं आनी चीजें, लेकिन अपन कई बार अचेतन मन में धके, यानी एक अंदर लगभग गलत चीजें ही है जबकि अपने लिए फायदेमंद कौन। पूर्व अनुभवों का भंडार होता है असामाजिक, अनैतिक या कामों की इच्छाओं का भंडार। रेपिटिसी की जो भी घटनाएं होती है वो अचेतन मन की जो चीजें वो जो बाहर आती है तभी ज्यादातर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कामों की इच्छाओं का भंडार किसमें होता है? अचेतन मन। अनैतिक इच्छाएं भी इसमें ही होती है, ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। एक बार ये अचेतन मन की जो चीजें वो बाहर आ गई फिर आदमी इसमें कंट्रोल नहीं कर पाता। ये चेतन मन की ठीक विपरीत है। सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण, जितना जिसका कंट्रोल है नहीं सही व्यक्ति। फिर अर्ध चेतन मन या अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अवचेतन के बीच की अचेतन के बीच की अवस्था है। याद की हुई बातों अनुभवों को अचानक से भूल जाओ, लेकिन कोई बात बताता भूल जाओ ना, लेकिन थोड़ा सा भी प्रेशर डाला कि यार कहीं बात है क्या ना अपन बात याद आ जा, लेकिन प्रयास करने पर उन सभी बातों का याद आ जाना, अर्थात सभी बातों का चेतन मन में उपस्थित हो, यही अर्ध चेतन है। फिर गत्यात्मक संरचना में हम पढ़ते हैं, सिगमंड फ्राइड ने तीन प्रकार बताए गत्यात्मक में, इड, अहम और ईगो। पहला है इड, ये होता है जन्मजात, इसका नेचर होता है प्लेजर प्रिंसिपल। अपन तो अच्छी चीज तो अपन लेश्या, अपन तो काम करनो तो अपन करश्या, अपन आ चीज खानी है तो खास्या। दुनिया लोग ठीक है, मतलब खुद की शारीरिक सुखेपसा पर आधारित है। जन्मजात हुआ, सुखवादी सिद्धांत हुआ, जैविक पक्ष इच्छाओं का भंडार करे। अचेतन मन से संबंधित हुआ, जी अनैतिक इच्छा हो मन आइसक्रीम खानी, मन पिसा तो मैं चोर खानी, मेनली बे चीज अचेतन मन में होगा। अपराधकारी पशु प्रवृत्ति, डेविल इन पर्सन हो, मनुष्य के अंदर का उदाहरण हुआ। काम प्रवृत्ति से युक्त हुआ, उस समायोजन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कहीं हुआ इड। अचेतन मन की इच्छा नॉर्मली और सुखेपसा सिद्धांत पर वो काम करे, चाहिए वो करूंगा चाहे गलत हो या सही हो, और इन लगभग चीजा ऑलमोस्ट गलती हुआ वे इंसान करनी चाहिए। फिर है अहम यानी ईगो, ये विकसित था 1 से 2 वर्ष में। इन आदमी थोड़ी प्रैक्टिकल नेचर सोचे, लेकिन समाज स्वीकार्य चीजें है ना यही करे, यानी सुपर ईगो और इड के बीच की चीजें। वास्तविक सिद्धांत वास्तविकता पर आधारित हो, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, चेतन मनो संबंधित हो, जो चीज चाल रही है कि भाई हमारी आइसक्रीम खान की 50 साल आइसक्रीम खान की बार औकात बंदो में 10 साल में काम चला। इड तथा सुपर ईगो के बीच के संतुलन का कार्य करता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक है। मेन यानी मनुष्य के अंदर का मनुष्य ही होता है, इसके अंदर समायोजन की अवस्था है। यानी इसमें यह है कि भाई 50 रुपया को नहीं मार कर 10 साल का लू ना, 10 साल का लू, लेकिन इड में है कि नहीं मार 10 रुपया है, मन खानी 50 साल चोरी करनी पड़े, लेकिन 50 साल आइसक्रीम खा ही रेशू। सुपर ईगो प्रेम और वह बहुत ज्यादा नैतिक या आदर्शवाद प्रभावित, और 5-6 वर्ष में आदर्शवादी सिद्धांत है, सामाजिक पक्ष है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान है। तो आइसक्रीम खानों के लिए भी आदमी सोच आइसक्रीम खानों पेट खराब, उसके सर्दी जुकाम मिला, तो मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाए इंसान। नैतिक वो आदर्शवादी बातें करता है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी, शारीरिक सुख बनी हुआ है, भगवान अपन आत्मा के रूप में जन्म दियो, परोपकार करो, या करो, मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवादी चीज हुआ। एंजल इन पर्सन, मनुष्य के अंदर देव है, अवास्तविकता से संबंधित होता है। आदर्शों की अधिकता समायोजन के लिए जिम्मेदार, यानी बहुत ज्यादा कई बार आदमी आदर्शवादी हो जाए ना, वो आपको जीवन जीने में भूल जाए। भाई सीधी सी बात है कि अपन तो शुद्ध सात्विक भोजन करना है, वो कोई जबकि ढंग की स्पाइसी चीजें भी कौन खा पावा के लिए नहीं, वो तो आदर्शवादी हूँ, तो सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन करना है। मैं सिर्फ सलाद खाऊंगा, तेल से युक्त चीजें नहीं खाऊंगा, या जो फास्ट फूड है वो भी कौन खाऊं, तो सुपर ईगो वो आदर्शवाद होता है।
इदम अहम की उत्पत्ति तथा अहम से पराहम की उत्पत्ति होती है। इदम व पराहम एक दूसरे के एकदम विपरीत है। एक तो सीधी सी बात है, आदर्शवादी का चीज तो करनी नहीं चाहिए, एक ये सुपरिगो में है और एक इदम या इड है, नहीं अकरनी है तो करनी है। अहम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है, तो अहम यानी ईगो है वो संतुलन स्थापित करे इड और सुपरिगो के बीच में। ये अपांगन अच्छी जायज है तो ही करा, नहीं कौन करा। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी इदम, कभी अहम तथा कभी परा अहम का प्रदर्शन करता है। एक दो बार तो आदमी प्रदर्शन करे, कई बार तो अनैतिक आदमी करे, ये बताओ भाई मत। सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्ति बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। पता आपने सिगमंड फ्रायड ने सिर्फ दो ही मूल प्रवृत्ति क्यों बताई है? सिगमंड फ्रायड भी ये बताना चाहते हैं, एक टीम थी आईपीएल में जो 2 साल के लिए बैन हुई थी, समझ रहे हो, और उस टीम का नाम था ये येलो जर्सी वाली। तो जीवन जो मूल प्रवृत्ति जिजीविषा ये होती है इरोस, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है मृत्यु थानाटोस। थानोस नाम को एक होने विलन है एवेंजर्स एंड गेम में, वो सगड़ा मारनु चाहे, तो थानाटास नाम होती, थानोस नाम याद रख लियो, आ मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दो ही तो बताई दी है, तो एक विपरीत इरोस यानी जीवन मूल प्रवृत्ति हो जैसी स्वमो या नार्सिसिज्म, बस मैं ही दिखना चाहिए, मरला कोई नहीं दिखना, रास्ता में चल रहे बाइक को काश दिखे तो बनिया देख बाल सही कर लेना, गाड़ी को काश दिखे तो बाल सही ना, कोई दुकान का अगर शीशो लागे तो मैं खड़े हो देख लूं यहाँ सही तो लाग रहे हो, कपड़ा वपड़ा सही है, यानी अपने आप से प्रेम करना था, अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। ये प्रवृत्ति शेषावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। खबर क्या है ना, मारा वो सही कौन लाग रहे हो, वो सही कौन लाग रहे हो, हमारा कपड़ा चोखा होना चाहिए। ओडिपस और इलेक्ट्रा एक ग्रंथि दोनों बालका में पाई जाओ, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है जिसमें अपनी मां से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। और इलेक्ट्रा नाम है ना आ लास्ट में लगभग लड़कियां का नाम किया हुआ है, क्यों थे संबंधित कर लिया, इलेक्ट्रा है जो लड़कियां संबंधित है, कारण भी आपके पापाओं ज्यादा प्रेम करे, यानी विपरीत लिंग प्रेम होगा सीधो सीधो, लड़कियां अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है, लड़की अपनी मां से ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसका रीजन है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। लिबिडो, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो का नाम दिया। उनके अनुसार एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है। कोई चीज पर ज्यादा कंट्रोल नहीं करूं, या जकी चीज जक टाइम सही लगे और कर ले, फिर आप अगर भी ज्यादा सप्रेस करा भी दबावा तो बा कहीं न कहीं गलत रूप में अभिव्यक्ति हुआ भी चीज का बुरा नतीजा इंसान है वो भुगतना पड़े। फिर मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है, तब भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका भिन्न भिन्न स्वरूप होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझा। वे अवस्था कौन सी आओ देखा, तो सारणी है, इसके बाद में भी सारणी के बाद में भी अवस्था ने बन डिटेल समझाई है, तो आप सीधे डिटेल पर यहाँ सारणी पढ़ लो। अवस्था अवधि कामुकता क्षेत्र कहीं हुआ है तो वो आप 18 देखा। मुख्य अवस्था पहली हुआ ओरल स्टेज, यानी पैदा होने से 18 माह तक, 1.5 साल तक। इस पहली अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति मुख्य क्षेत्र में केंद्रित होती है, यानी टाबर अंगूठो चूसने, आंगली चूसनी, मतलब सारा का सारा को प्लीजर है मुख ही हुआ भी के बालक चूस कर, काट कर, चबाकर, प्रत्येक चीज को मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा होने पर व्यवस्था में 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व यानी ओरल पैसिव पर्सनैलिटी, और मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी। फिर स्त्रीकरण, यानी कोई स्त्रीकरण किया जाता है, व्यक्ति व्यवस्था अवस्था में धूम्रपान करता है या चिंगम चबाता है, लगातार कुछ न कुछ खाता रहता है, यानी वो केप्सा सिद्धांत जो मुंह से अगर ज्यादा लिया हुआ है तो ये चीजें इंसान करता है। और इसका अगर प्रशिक्षण देना है कि स्त्रीकरण कैसे करें, इसको रोके से, तो स्तनपान जितना जल्दी हो बच्चे का छुड़ाए। फिर गुदी अवस्था यानी एनल स्टेज, ये होता है 1.5 साल से लगभग 3 वर्ष तक। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है, यानी मलमूत्र त्यागने के स्थान पर जहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ये मुख्य अंग होता है। इस अवस्था में बालक मलमूत्र संबंधित क्रियाओं का आनंद लेता है। कई बार देखा टावर आपका कपड़ा में या बेड पर सुसु वगैरह कर दे हुए, तो इस उम्र में बालक को मलमूत्र का
विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका स्त्रीकरण कैसे हो? इस अवस्था में लैंगिक संतुष्टि कम या अधिक होने पर व्यक्ति का व्यवहार अव्यवस्थित हो जाता है, वह जिद्दी, आक्रामक और धारणात्मक भी बन जाता है। फिर लैंगिक अवस्था यानी फेलिक स्टेज 3 से 5 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान रहती है। इस अवस्था में लड़कों को मात्र मनोग्रंथि यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स होने के कारण अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं और लड़कियां इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होने के कारण अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। लेकिन बाद में इन ग्रंथियों का समाधान हो जाता है जैसे उम्र बढ़ती है। तो इसका स्थिरीकरण कैसे करते हैं? इस अवस्था में कम या अधिक लैंगिक संतुष्टि होने पर व्यवस्था अवस्था में व्यक्ति यौन रोग से ग्रस्त हो जाता है, यानी कोई भी चीज लिमिट की अच्छी है, ना तो बहुत कम अच्छी है, ना बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर अदृश्य अवस्था यानी प्रसुप्ति या लेटेंट स्टेज 5 से 12 वर्ष। इस टाइम जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या सेक्सुअल प्लेजर की जो क्षेत्र है वो शांत रहते हैं बच्चे के। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, शरीर के किसी भाग में विद्यमान नहीं रहती, शरीर में कोई भी अंग कामुकता का क्षेत्र नहीं होता, यानी बच्चा कामुकता का प्रदर्शन करता है नहीं। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूपों में प्रदर्शित होती है, कोई ना कोई चीज दूसरे रूप में भाव है प्रदर्शित हो जाए कि बच्चों खेलने में ज्यादा ध्यान दिया, पेंटिंग, वाद विवाद या रचनात्मक कामों में ज्यादा ध्यान दिया, काम प्रवृत्ति का मार्गांतरण हो जाता है। इस समायोजन की युक्ति है एक टाइप से। इस अवस्था में कोई भी स्त्रीकरण नहीं होता, क्योंकि काम प्रवृत्ति है ही नहीं, तो स्त्रीकरण कैसे होगा? फिर जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज ये होता है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र लैंगिक अंग या सेक्सुअल ऑर्गन पे होते हैं। व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि इस समय तक जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो लगभग विकसित हो जाते हैं बच्चे और बच्चे दोनों के। तो काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतानों हेतु किया जाता है, यानी बच्चे बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं। इस अवस्था में भी कोई स्त्रीकरण नहीं होता, क्योंकि आगे जाके ये काम आनी है। फिर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। इसके प्रवर्तक थे एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत के। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें नव फ्राइडवादी कहा जाता है। और ईगो मनोवैज्ञानिक नव फ्राइडवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्राइड से बहुत सारी चीजों पे सिगमंड फ्राइड से सहमत थे, लेकिन कुछ चीजों पे सहमत नहीं थे, तो इन्होंने उन चीजों को अपडेट करके लिखाया डाला। इनकी बुक्स चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में, जिसको उन्होंने रिवाइज किया वापस 1963 में। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस इन्होंने लिखी 1968 में। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत या जीवन विस्तार सिद्धांत या पहचान खोज या पहचान संकट का सिद्धांत, के प्रवर्तक भी कौन है? एरिक इरिक्सन। इरिक्सन को नव फ्राइडवादी माना जाता है, क्योंकि इरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों काफी हद तक सहमत, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थी। इरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है, और ये बात सही। फ्राइड ने कहा कि बालक का विकास सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। इरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई, जो द्विध्रुवीय है, एक सकारात्मक तो दूसरी ध्रुवीय नकारात्मक परिस्थिति प्रदर्शित करती है। अब फेमिया भी केस को कि भाई तू तो पूरा लिखल है या सिर्फ पीपीटी बांच रहे, तो भाई अति चीजें अगर मैं लिखूं ये सारी, तो कम से कम 10 या 12 घंटा ये क्लास जा सिर्फ बाल विकास की चैप्टर की, यानी 4-5 दिन तो आराम से मानो, लेकिन आप इन खत्म करने की कोशिश करा सिर्फ एक ही क्लास में। चीजें तो बही है, तो लिखेड़ी सही, क्योंकि लिखने में भी तो टाइम लगा ना बहुत ज्यादा, और लिखी बे चीजें ज्यादा है कि सच की एग्जाम रिलेट कर सके। तो 0 से 18 माह यानी शेष अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। 18 माह से 1.5 साल से 3 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसमें स्वतंत्रता बनाम संदेह या लज्जा बनाम सकी कोई काम करने में डर लागत भरने कोई चीज पर वो डाउट करें अवस्था है। 3 से 5 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था में आत्मबल बनाम अपराध भाव, यहाँ पर कोई चीज के लिए इनिशिएटिव कर रहे हो, कौन कर रहे हो, मैं चीज कर लूं कौन करूं, कर लियो कौन करूं, और कर ली तो बिन फिर भी की चीज को गिल्ट भी हो सके। तो अवस्था 3 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था में परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था हो जाती है। 12 से 18 वर्ष जब किशोरावस्था में आता है तो पहचान बनाम भूमिका, आपकी पहचान बनानी समाज में भी कहीं है, पहचान बनाम संभ्रम या संभ्रांति की अवस्था भी हो जाए कि बच्चों यही प्रकार सोचो हमारी समाज में पहचान कहीं होनी चाहिए, हमारी भूमिका कहीं होनी चाहिए। और 18 से 35 वर्ष के बाद वयस्क अवस्था हो जाती है, जिसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव, या तो बालक वो किसी से बहुत घनिष्ठ संबंध बना लेता है या पूरा समाज से एकदम विकसित होकर पूरा अलग ही हो जाता है, कट ही जाता है एकदम, वो बोले ना क्या बोले इंट्रोवर्ट हो जाता। फिर 35 से 55 वर्ष की मध्य वयस्क अवस्था में क्या होता है? उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, यानी की उम्र में लड़का और लड़कियां बच्चा पैदा करे तो बांग अंदर जगह प्रोडक्टिविटी हुए आ जावे, बांग हार्मोनल चेंजेस आ जाए और बांग समाज के प्रति सोचने के तरीकों पर मतलब मातृत्व या पितृत्व की भावना आ जाए।
बचपन के बाद उत्तर वयस्क का अवस्था में क्या होता है, ईमानदारी बनाम निराशा, यानी कोई चीज ने शेयर करने की मैं आज चीज करी, कई बार संपूर्णता बनाम निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि यार भी टाइम बाद चीज कर लेता या बात चीज को नहीं हुई, निराश हो जाए आदमी कई चीजें ले कि मैं कौन कर पायो। फिर सामाजिक संवेगी के विकास का परिस्थितिक सिद्धांत, और इसके प्रवर्तक हैं यूरी ब्रॉन ट्रेनर। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल जैसा एनवायरमेंट हमें मिलेगा वो उसी प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों में समझाया गया है। 5 मंडल कौन सा, लघुवर्त मंडल ए, बाह्य मंडल, सबसे पहले लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम, तो जिसमें आते हैं लघु मंडल यानी छोटो, माता पिता शिक्षक संगी साथी यानी एकदम क्लोज एड क्लोज रिलेटिव अपना केंद्र। और मध्य मंडल में कहा लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध यानी माता पिता को संबंध, भाई बहन को संबंध या शिक्षकों टाबर को संबंध, वो मध्य मंडल में। बाह्य मंडल यानी एक्सो सिस्टम में कहा पड़ोसी भी आस पड़ोस, जन संचार का माध्यम यानी वो टीवी पर कहीं देख रहे हैं, पारिवारिक जगह मित्र यानी थोड़ा मम्मी पापा का जगह फ्रेंड्स वगैरह है, या मम्मी पापा जगह जगह काम करे बांका बीस जगह का फ्रेंड या बीस जगह वो इन्वायरमेंट। फिर वृद्ध मंडल भी के अंदर मूल्य रीति रिवाज और परंपरा यानी टाबर कई परंपरा चाल रही भी के अंदर टाबर को विकास हो रहे है, कई भटका बे आदर्शवादी मूल्य है या यहाँ की सिचुएशन है, कई परंपरा चाल रही है, अंधविश्वास पाखंड जो भी है वे भी प्रभावित करे। फिर जीवन क्रम की घटनाएं जो है आती है घटना मंडल में, जिसमें माता पिता का तलाक वलाक हो जाना है, आर्थिक आघात या फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ जाना, जो घटनाएं होती है ना सारी जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है वो आती है घटना मंडल में। फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया, जीन पियाजे यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विवरण कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिससे वो वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के साथ अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा संज्ञान का विकास होता है। तो जितने चीजों से वो अंतःक्रिया करेगा, जितने वो देखेगा, सोचेगा, समझेगा, अडेप्ट करेगा, सीखेगा, उसी प्रकार उसके संज्ञान यानी ज्ञान का विकास होगा। उसके दिमाग में संप्रत्यय प्रत्यय बनेंगे किसी चीज के। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, समन्वीकरण, प्रत्याभिज्ञान आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। एक टाइम पैकेट होगी भी अंदर सारी चीजें इंक्लूड हुआ है। ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। तारीख से समस्या होती तभी तो समस्या समाधान हो। फिर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस कारण जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक और हो गया विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे हो गया। व्यवहारिक या अव्यवहारिक मनोविज्ञान है उसका जनक हो गया वॉटसन। विकासात्मक विज्ञान के अंतर्गत शून्य से अंत अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया। विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वृद्धि एक समय के बाद में रुक जाती है, जैसा हमने अभिवृद्धि विकास में पढ़ा था। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। पढ़ चुके हैं अपन। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से ही हो जाता है, जब से भ्रूण विकसित होता है। संज्ञान विकास के जन्मपरांत अर्थात शेषावस्था से प्रभावित होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी कोई आदमी कोई चीज को ज्ञान आभास कोई चीज करे और पैदा होने के बाद में ही करने लगे, फिर तो वो भी अभिव्यक्त कर सके और वो मरे भर तक चले। फिर 4 अवस्थाएं होती है इसकी। संवेदी पेशी अवस्था है, इंद्रिय जनित अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, इनकी कौन ध्यान विचार। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ अपनी संवेदनाओं या ज्ञानेन्द्रियां तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। यहाँ जहाँ बड़ा हुआ है जो कि ज्ञानेन्द्रियां होगी, जहाँ जो की चीजें आप देख सका, महसूस कर सका, टच कर सका, टेस्ट कर सका, बांगा माध्यम वो बहुत सारी चीजें ग्रहण करे। शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा अथवा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये उसका संज्ञान बनाता है। यानी ध्यान भी, ज्ञान पर भी ध्यान ले जाना ही संज्ञान है लगभग। ज्ञानेंद्रिय सीखने का द्वार होती है। इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। यानी 2 साल तक तब छोटा छोटा इक्का दुक्का बड़े मम्मी पापा ये टाइप का बोलना शुरू कर दे। शिशु पहला सार्थक शब्द लगभग 12 माह में बोलने लग जाता है। जैसे पानी बुलवाओ, पापा, बाबा, बाबू बुलवाओ। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। यानी कोई भी नयो परिचित देखा है जो कभी आसपास रेड हो पहली बिन
हाँ सर स्वागत है, और अपरिचित दिखे वो चौम की जा डर के वो भैया को प्रदर्शन करे। इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। यानी वस्तु स्थायित्व को स्टार्ट में तो अभाव पाया जाता है, फिर वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाए। कोई चीज भी यहाँ आठ है फेंक दी, लेकिन वो फिर पकड़ती सीखनी था हाथ में फेंकी को निमन बांद्रा बना तो अर्थात वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है तथा छिपी हुई वस्तुओं को भी वो ढूंढ निकालता है। इस अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी, इस अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। और इस अवस्था को जीन पियाजे ने दो भागों में क्यों बांटा? जीन पियाजे पूरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि एक टीम थी आईपीएल में तो पूरे 2 साल के लिए बैन, समझ रहे हो? तो इसमें जो पहली अवस्था है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि यानी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, ये होती है 2 से 4 वर्ष तक। इसमें होता है अनुकरण, 2 से 4 वर्ष बच्चा देख के अनुकरण करके सीखता है। प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिबिंब रचना, इमेज फॉर्मेशन, उदाहरण गड्ढे के खिलौने को छोटा भाई बदला। सूरज ना देख की आज तो सूरज उदास लाग रही, जीवाद भी होगा। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीवाद कहते हैं। बालक का यह कहना है कि आज सूरज बड़ा उदास लग रहा है, कोई भी चीज देख के कि आज तो लैपटॉप बड़ो हिप्पी लाग रही है। आत्म केंद्रित स्व केंद्रित अहंकवादी होता है बालक। बालक केवल स्वयं की बातें करता है, दूसरों को कम महत्व देता है कि देखो हाँ आपा यहाँ इन कौन ध्यान विचारण उम्र बाई हुआ है। बालक अपने तथा दूसरों के नजरिए में अंतर करने में असमर्थ होता है, जो उसको सही लगता है वही सही होता है। फिर है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है, इसलिए वो प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहा जाता है। 4 से 7 वर्ष तक की उम्र में बालक दिन के लगभग 350 प्रश्न वो कहीं थे बता दियो ना कागलो है, फिर भी पोपूसी के वो कागलो है के दियो ना हाँ है क्यों है। 450 या 400 के लगभग बालक 4 से 7 साल की उम्र के प्रतिदिन के क्वेश्चन पूछता है और बताते भी आप। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है, इसलिए प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहा गया। आप आसपास विद्याभूषण बाढ़ना था ना ये चीजें थे फेस करना वाले फेस करी भी होगी। इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना था, जोड़ घटाना, गुणा भाग सहज का ज्ञान इसमें 4-7 वर्ष की उम्र में हो जाता है कि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता। इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है कि 6-7 साल तक के टाबर में पूरी तर्क करने की क्षमता विकसित होनी हो। फिर है मूर्त या स्थूल या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था क्यों 7 से 11 वर्ष। अब टाबर थोड़ा थोड़ा मेच्योर होना शुरू हो जाए। बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होता, अब वो अमूर्त वस्तुओं भी सोचने लग जाए। बालक अपने समान उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता और समानता बताना, सही गलत उचित अनुचित में भेद करना सीख देता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। टाबर न थे वो यानी कि एक लंबो गिलास और एक चौड़ो गिलास हुए तो हम बराबर दूध गालछो ने तो वो सिर्फ लंबोड़ो गिलास उठा सी बिन लाग सी इन ज्यादा है, लेकिन चौड़ो गिलास हाइट कम दिखी तो लागी कम है, लेकिन बा अवस्था पहली हुआ। लेकिन मूर्त या स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था इन टाबर ना ध्यान हो जा ज्यादा चौड़म व्यास के लंबो दिख रहे मतलब आपको नहीं ज्यादा दूध है। फिर इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना वर्ष समय आदि बताने योग्य हो जाता है। घर का पूछा नहीं कि गड़िया के टाइम था आलत कहीं गड़ाई कौन लादा ग्राम कौन हो गया, पहले पूछता कि वो कई बार बताओ एक सुयो तो 12 पर है, एक 5 पर है, एक 3 पर है। बालक क्रमबद्ध चिंतन या क्रमानुसार व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उनके आकार वजन के अनुसार व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। सीधी सी बात है, बाल विकास वो जगह आप आसपास अपना भाई भतीजा टाबर या जकान देखा बाकी कई एक्टिविटी रहे हुए अपन अब तो ध्यान होना चाहिए कि कौन सी एज में कई चीज बतानी स्टार्ट करते हुए अपना भाई भतीजा जो भी है 8-9 साल या 6-7 साल की उम्र में कई एक्टिविटी करे, कोई बाल विकास से बस स्पष्ट शब्द समझाए आप भी नती ध्यान कौन देवा। भाषा संप्रेषण की योग्यता में परिवर्तनता आ जाती है, सार्थक शब्द एकदम बोलना आ जाए, थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। इस अवस्था के अंत तक बालक तर्क जिज्ञासा निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। बालक में दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देता था, आत्मकेंद्रिता त्याग देता है, यानी ओपिनियन भी मैटर करने लग जाए। पहले छोटे हो जाएंगे ना आपा है अभी आपा कौन सा लगे हाँ वो भी सही बोल रहे। फिर इस अवस्था के मुख्य रूप से 3 संप्रति विकसित होते हैं, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। ये 3 संप्रति की कोई चीज में रिलेशन बनाना सीख जा, कोई चीज ने संरक्षित या संरक्षण की भावना में बेड़ी करनी चीजा कई टाबर हुआ है जगह अंटा खेले ना काचा बोले ये बेड़ी करने की सीख जाए और कई चीज हम डिफरेंस करना सीख जाए।
वर्गीकरण करना सीख जाओ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आवा 11 वर्ष के बाद में। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है 12-13 वर्ष के आसपास। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था का नाम जाना था, क्योंकि तर्क वितर्क करने लग जाता है बच्चा। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता वास्तविकता की भूमिका आ जाती है। अब भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जापानी है, क्योंकि तू पढ़े तो कीड़ी मरी है, देखियो ना कीड़ी कौन मरी, गोड्डा ही छिले। परिकल्पनात्मक निगमनता निगमनात्मक तर्क ना पाया जाता है, अर्थात किशोर समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान ढूंढता है। अब इन एक्चुअल आंसर चाहिए पढ़ो क्यों या कोई तन कोई पटक गयो हवा में धक्को लाग गयो। जीन पियाजे ने शिक्षा क्षेत्र में नवीन शब्दों का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें पहला शब्द है स्कीमा। सीधी सी बात है, ज्ञान को संगठित पैकेट टाइप को भी चीजें इंक्लूड करता जाऊं। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का एक संगठन ही स्कीमा यानी पैकेट है। सीधी सी बात है, मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। फिर अनुकूलन, इसके अंतर्गत 3 क्रियाएं होती है, आत्मीकरण या समावेशन, समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों, विचारों तथा अवधारणाओं का सार लेना, यानी एक टेक ध्यान कोई 20 किया खोलनी पता के दिमाग में ऑलरेडी है कि बिन बिया ही खोल से वो हो गयो आत्मीकरण या समावेशन। फिर समंजन या समायोजन, अपने पूर्व अनुभवों और अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। कई बात यहाँ घुमार कौन खोलने वाली है, यहाँ ऊपर करंट खोलने वाली भी 20 हुआ है, तो वो जगह पूर्व अनुभव में चीज ना वो ऐड कर दे या नई चीज ऐड कर भी के साथ समायोजन स्थापित कर लिया। फिर संतुलन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण और संबंधन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात पुराने विचारों तथा नई धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना। वो नई चीजें ऐड करी ने अगला टाइम में खोलना चीज भी ध्यान है ऊपर करके ही खोलना। फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वाइगोत्स्की ने, तो वाइगोत्स्की को मानना है बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा पड़ता है। इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी तथा इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के नाम जाना जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं। सीधी सी बात है, संस्कृति सामाजिक परिवेश में ही घटित हो, एक अंदर होने वाली चीजें ही एक लंबे टाइम तक चलती है, बाई संस्कृति बन जावा। इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की को ही है। फिर अगला आता है सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीख, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में ही संपन्न होता है। समाज के बीच में जगह लोग है, समाज का जगह घटक है, वहां के बीच में बालक को विकास सबसे ज्यादा होता है। भाषा व चिंतन, जन्म से 2 वर्ष तक शिशु अपने हाव भाव और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया करता है। 2 वर्ष को थोड़ी कह दोगे नहीं तो मन तो पानी ले आते हो, तो आपका एक्सप्रेशन नहीं बतावा है और बता दे कई बार पानी या दूध पीनू हुआ तो छोटा छोटा शब्द बोल दे पानी ले आते, वो पानी ही बोल से सिर्फ 3 से 6 वर्ष तक। फिर हुआ इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करता है। इसे आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण कहते हैं। इसमें बालक भाषा अभिव्यक्ति बाहरी रूप से अपने आप से बातचीत करने के लिए भी करता है। अगर कई बार खेल तो खुद भी बातें करे। इसे इस अवस्था को आत्मकेंद्रित अवस्था भी कहा है। 7 वर्ष से साइलेंट इनर स्पीच, इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से न करके चुपचाप अपने आप से बातें करके करता है। अर्थात 3 से 6 वर्ष की उम्र में किया गया आंतरिक संभाषण अब चिंतन का रूप करके ले, साइलेंटली भी सोचने लग जाए। पहले तो वो अभिव्यक्त करे, अब वो अभिव्यक्त कौन करे, अपने आप को बातचीत कर ले सीधी सीधी। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा व चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। में कहीं चाह रहे कहीं चीज पर आप चिंतन कर रहे हैं, वो भाषा के माध्यम में अभिव्यक्त करते हुए बच्चों। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले के बीच में कार्य के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कोई काम हो एक तो बच्चों खुद कर ले, एक दिन कोई के हेल्प की जरूरत पड़े खुद कर ले, और कोई की हेल्प की जरूरत पड़े एक बीच की जगह जहाँ वो काम है जो बच्चों खुद कर ले, ये काम के लिए वो ए काम है वो खुद कर ले बच्चों, और बी काम के लिए बिन कोई की जरूरत पड़े, तो बीच को जो अंतर प्रयोजन है वही समीपस्थ विकास को क्षेत्र है। बालक अपने वास्तविक विकास से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा, इसे बालक के वास्तविक विकास और विकास स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास या निकट
निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो मचान होगी या स्केप होल्डिंग होगी जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग और निर्देश द्वारा विस्तारित करते हैं, इसे मचान कहते हैं। कोई हाथ पकड़ थाना ऊपर खींच रहा था ना, कोई निर्देश दे रहे हो आज चीज तू यहाँ कर, या कोई काम करना था मदद कर रहे तो इन मचान बोले। एक ऐसी निर्देशात्मक तकनीक की सहायता है जिसके द्वारा बालक कई कौशलों में परिणत किया जाता है। बालक में कोई चीज सिखा रहे हो बढ़िया से। फिर अन्य से अधिक ज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान कौशल और जानकार रखता है तथा जो सामने वाले को कौशलों में परिणत करने के लिए निर्देशन देता है, तो वो अन्य से अधिक ज्ञानी। अगर आप किसी को कोई चीज तभी सिखा पाओगे जब वो आपको आती है, आप उससे ज्यादा कुशल हो उस चीज में। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। नैतिक विकास से तात्पर्य तर्क व चिंतन के आधार पर किसी को सही गलत व अच्छा बुरा या उचित अनुचित बात है। नैतिकता के पराकाष्ठा पर खरे को नहीं उतरे हर कोई। ये विकास जन्मजात नहीं होता है, सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है। क्योंकि जिस समाज या जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं हम वहीं से सीखते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत। कुछ चीजें जो भारत में हम गलत बताते हैं वो विदेशों में सही है, कुछ चीजें जो विदेशों में सही है वो भारत में गलत है, कुछ चीजें दोनों जगह ही सही है। ये नैतिकता की कसौटी पर इनको परखा जाता है। और मुख्यतः बाल्यावस्था से नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शिशुअवस्था में बालक न तो नैतिक होता है, न अनैतिक होता है, न सामाजिक होता, नहीं गैर सामाजिक, उसको कुछ पता ही नहीं होता ना। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आविष्कार आवश्यक है। इस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई तथा इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। 3 स्तर 6 अवस्था। तो पहली अवस्था पूर्व, पहला स्तर है 3 स्तर मानते हो तो पूर्व परंपरागत स्तर, एक अंदर 2 अवस्था दे दिया। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दंड एवं आज्ञाकारी अनुमुक्ता। फिर अहंकार की अवस्था है अदला बदली की अवस्था। अब दूसरे स्तर पर परंपरागत स्तर, एक अंदर जो तीसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जब भी समाज व्यवस्था बना रहे, जब भी समाज ढांचा बना रहे, सामाजिक ढांचा बना रहे, सामाजिक परिवेश का के प्रति अपा जगह बच्चा बानिया लगा हाँ आज चीज घर का सही मान रहा है तो मैं भी सही मानू। प्रशंसा की अवस्था उत्तम लड़का अच्छा लड़की अच्छी लड़की की उन्मुक्ता। आप परंपरागत स्तर में आवाज क्यों ना कहता टावर था कि नहीं तो गुड नहीं वेरी गुड दिखो, वेरी वेरी गुड दिखो, यानी प्रशंसा पाने की थोड़ी ज्यादा ही इच्छा अभी अवस्था। फिर तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, तो एक अंदर 5वीं अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंधन की उन्मुक्ता। यानी अब वो समाज के साथ जब क्रियाकलाप हो बच्चों अनुबंध करना या कॉन्टेक्ट टाइप को होगा, एक टाइप को सीख जाए कि मन कई चीजें सही करनी है कहीं कौन करनी, मन क्या डील करना कोई चीज। विवेक की अवस्था, फिर 6ठी विवेक की अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुक्ता। अब तो सही ध्यान पड़ने लग जाए कई चीज नैतिकता कसौटी पर खरी उतरी है कौन उतरी, कई चीज नैतिक या आदर्शवाद के हिसाब से सही है कौन, वो आप बहुत सारी चीजें आपके विवेक डिसाइड कर सके, आपके विवेक का आधार पर डिसाइड कर सके सही गलत कहीं कहीं करना चाहिए। नैतिक विकास को सिद्धांत है वो एक और नैतिक विकास सिद्धांत है वो दियो जीन पियाजे। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 में प्रारंभ किया। 1932 में एक किताब मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड प्रकाशित की। इनके अनुसार बच्चे में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं वैसे वैसे अपने परिवर्तन व परिमार्जन लाते हैं और उनका नैतिक विकास होता है। ये बात एकदम सही है भाई। जी आप जगह इन्वायरमेंट में रहना, जबकि फैमिली का इन्वायरमेंट रहना चाहिए, जगह सामाजिक ढांचा में रहना, बट जो चीजा हुआ है पांग अनुसार आप सीखा बानी आप ऑब्जर्व करा बिम आप देखा कहीं सही है कहीं गलत है, फिर अपन कहीं सही लाग रहे हो कहीं गलत लाग रहे, भी सामाजिक परिवेश या सामाजिक संरचना के आधार पर एक आधार पर भी आप चीजें सही गलत डिसाइड करा। तो नैतिक विकास धीरे धीरे हुआ है, चीजें धीरे धीरे समझ आ। फिर नैतिक विकास की अवस्थाएं प्रायत नैतिकता की अवस्था। पहली इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है अर्थात असमान अंतःक्रिया, यानी जगह बड़ा किया बाई चीज से। इस अवस्था में नैतिक विकास के जो भी संप्रति विकसित होते हैं वो दृढ़ निरपेक्ष और परिवर्तनशील होते हैं। बालक सर्वव्यापी न्याय विश्वास करता है जो पहले चाल तो आ रहे हैं। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो की मानती आ रही चीजें वही वो माने। इस अवस्था में बच्चे समझते हैं माता पिता की ओर से जो भी नियम आते हैं हर हालत में स्वीकार ही करने होते हैं। माँ बाप जी की चीज यदि बाही से बार बन की पहला कोई गलत बात बताओ तो बच्चा माँ बाप नार बता दे। फिर स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने संगी साथी के साथ अंतःक्रिया करता था, समान अंतःक्रिया करता है। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियम परिवर्तन किया जा सकता है। थोड़ा बड़ो टापन आस पास सागरे भी चीजा की समझ आवा थोड़ी बहुत या समझ और चीजा भी का पकड़ में तो भी नहीं लगा कि सिर्फ घर का क्या की बात सही आगलो क्यों बात भी सही है मन लागे की बात भी सही है, वो डिफरेंस करना स्टार्ट करते हुए।
और जब घर का सिखाया है नैतिक आदर्श जो भी चीज है हम परिवर्तन कर सके, अपन डिनाई भी कर सके, अर्थात उनका मानना आवश्यक नहीं है। ये बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है, जो डरा चलता रहा, जो चीज चलती आ रही है उनमें विश्वास नहीं करता। फिर अगला हैविंग हर्ट्स के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। तो हैविंग हर्ट्स के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है। ये नैतिक विकास पूर्व अवस्था, इसमें बालक अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। सारों में इन्होंने बताया कि 2 वर्ष तक तो बालक को बिल्कुल अच्छे बुरे ज्ञान नहीं होता। तो केंद्रित अवस्था फिर 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसमें थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक रहता है बच्चा। इस अवस्था में बालक को नैतिक विकास नहीं होता, लेकिन वो सही गलत के बारे में धीरे धीरे बताने लग जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा होने लग गया। जो खुद करता है वो सही बताता है, और किसी ने रोक दिया तो उस बच्चे को गलत लगता है। आपको कोई टाबर खेल बिना पर रोक दिया वो रोने लग जाए। इसमें बालक अहमवादी होता है। फिर परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह समाज के लोगों की आज्ञा मानने लगता था, सही गलत उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है, यानी कहीं सही कहीं गलत है। बस 7 से 12 वर्ष की उम्र में टाबर भी भेद करना शुरू कर दे, इस आधार पर वो निर्णय लेना चालू करते हुए। फिर आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था यानी 13 से 18 वर्ष। इस अवस्था में तो आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है, यथार्थ व धरातल से दूर ले जाती है। दिवस स्वप्न सा देखना चालू कर दे एक बार, किसी सी बात प्रैक्टिकल लाइफ को भी दूर ले जाए आदमी रणु प्रैक्टिकल। इस अवस्था में किशोरों में व्यक्तित्व में सिगमंड फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है, यानी ज्यादा ही आदर्शवादी हो जाए, इसलिए इस अवस्था में व्यक्तित्व को देवदूत कहा जा सकता है। कुछ लोग ज्यादा आदर्शवादी हो जाए, कुछ पर वो ईड हावी हो जाए। फिर आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था ये होती है 18 वर्ष के बाद। इस टाइम आदमी एकदम मेच्योरिटी लेवल का पीक पर बिन सो ध्यान पड़ जाएगी, कहीं गलत है कहीं गलत को नहीं, कहीं सही है कहीं सही को नहीं, तो वो तर्क संगत बातें करने लग जाए, और केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। तो ये चीज एक चीज याद आई कि हर चीज भावना पर पहुंचा। तो जगह कई बार ये ना लड़कियां वन जगह ये रिलेट करें फीलिंग से, और जो लड़का हुआ है ये रिलेट करें फैक्ट से। आ चीज है सीधी सी बात है, हर चीज फीलिंग का पान कौन चाल सके। तो आपने समाज में बहुत सारी चीज देखा, ऑब्जर्व करा कि लड़कियां होती है वो रिलेट करती है फीलिंग से, और लड़के रिलेट करते हैं फैक्ट से। तो लड़कियों की ये भावना है कि 4 और 4 8 नहीं 11 होते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये बोलते हैं 8 होते हैं, लेकिन वो उनको 11 मानकर ही चीजें करेगी, फिर उन्हें फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की आपको बोल रही है कि 4 और 4 11 होते हैं, मान लो जीवन में सुखी रहोगे। फिर भाषा विकास, भाषा वाले में वो चोमस्की जी का नाम आएगा। पावलोव के अनुसार भाषा विकास में बालक शब्द व अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करने सीखता है। जो को शब्द बोले जा रहे हैं अर्थ कहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं है। इस संबंध को पावलोव ने अनुबंधन का नाम दिया। अतः पावलोव के अनुसार बालक भाषा अनुबंधन से सीखता है। यानी अगर कह रहा गिलास लिया, वो गिलास है भी के लिए ही गिलास शब्द प्रयुक्त हो रही है, गिलास शब्द को अर्थ गिलास ही है। वो बात दुनिया के बीच में अर्थ संबंध स्थापित कर सी फिर भी चीज न सीख सी। और स्कैनन के अनुसार बालक भाषा अनुकरण और पुनर्मनन सीखता। अनुकरण से लगभग सीखता है। जिस परिवेश में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लैंड का बच्चा तो पैदा होते ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, राजस्थान वाला राजस्थानी करेगा, जिसका हिंदी परिवेश है वो हिंदी बोलना स्टार्ट करेगा। पुनर्बलन का इसमें थोड़ा बहुत योगदान है। और बांडुरा के अनुसार बालक भाषा अनुकरण से ही सीखता है। भाषा लगभग बालक अनुकरण से सीखता है, और भाषा की व्याकरण जो मातृभाषा होती है वो उनमें इनबिल्ट हो जाती है फिर अनुकरण से। भाषा विकास को सिद्धांत इसके प्रवर्तक है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का मानना है बालकों में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाषा अर्जन तंत्र एलएडी कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम जाना था। नोम चॉम्स्की का कहना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है कि सीधी सी बात है, इंग्लैंड को बच्चों भी नहीं जा रहे हैं, टेंस बताना थोड़ी पड़ा है, वो सीधो सीख जाए। ध्यान में खटे व्हील को यूज करना है कि भारत को बच्चों कहाँ होता है, कहाँ होगा, कहाँ होती थी या होता था, वे अपने आप यूज करना सीख जाओ, बताना मन पड़े। शारीरिक विकास माहौल शारीरिक विकास अन्य आयामों का आधार होता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करे बच्चन। शारीरिक विकास में शारीरिक अंगों मांसपेशियों का विकास शामिल होता है। ध्यान, शारीरिक अंगों मांसपेशियों के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। बच्चा विकास के जिन चरणों से गुजरता लगभग निश्चित होती है, क्योंकि शारीरिक विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि बच्चे में ये चेंजेस आएंगे, परंतु हर बच्चे की इन क्रमबद्ध चरणों से गुजरने की गति में भिन्नता पाई जाती है। कई की हाइट स्टार्ट में बढ़ जाए, कई की बाद में बढ़े, कई की बढ़े भी कोनी। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में शारीरिक विकास की दर 1 से 3 वर्ष की आयु से बच्चों में कम होती है। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक विकास थोड़ा तीव्र होता है, फिर थोड़ा धीरे होने लगता है। हालांकि मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया 8 वर्ष की आयु तक तेजी से चलती है।
अब शारीरिक विकास का जगह चक्र है, प्रथम चक्र 0 से 3 वर्ष तक होता है, विकास तीव्र गति से होता है, और 3 से 12 वर्ष तक, यानी इसमें उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों है, उसमें विकास थोड़ा मंद गति से होता है, धीरे धीरे चलता है। तृतीय चक्र 13 से 15 वर्ष पुनः विकास तीव्र गति से होता है, और 16 से 18 वर्ष में वापिस विकास मंद गति से, यानी फास्ट स्लो फास्ट स्लो वो क्रम है। और हर लोग जो आंटी है उनके अनुसार विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। जरूरी को नहीं भी एकदम रेगुलरिटी हो, वो एकदम लयात्मक हुआ, थोड़ा थोड़ा भी हो के भी हो सके। शारीरिक विकास अंगों का विकास यानी अंगीय विकास, और मांसपेशियों का विकास वह क्रियात्मक या गत्यात्मक, गतात्मक होनी है भाई, वो है गत्यात्मक। गत्यात्मक या गतिक विकास। अब अंगीय विकास में पढ़ांग शेषावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बालक में धीमापन आ जाता है तथा बाल्यावस्था में धीमापन आ जाता है, और किशोरावस्था में फिर से तीव्र विकास होने लगता है। लंबाई तो शेषावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है स्टार्ट में, बाल्यावस्था में दोनों की लंबाई लगभग में समानता पाई जाती है, और यदि अधिक होती है तो लड़कियों की लंबाई अधिक होती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक के बाद भी बढ़ती रहती है। ये लड़कियां होती है, ये 5 फुट 2 इंच 5 फुट 4 इंच रहने का रीजन है, बिचारियों की लंबाई बढ़ती 16 वर्ष तक है, तो वो कहां से आपको 6 फुट की मिलेगी। अब आयु वो इंच में मापते हैं, तो जन्म के समय 19 से 20 इंच आयु होती है बालक की, 4 माह के बाद 23 से 24। पूछा जा सकता है किस आयु वर्ग में क्या हाइट रहती है बच्चे की, या क्या लंबाई रहती है। 8 माह में बच्चा 26 से 28 इंच का होता है, 1 वर्ष में 28 से 30 इंच का हो जाता है बच्चा, और 2 वर्ष में 30 से 32 से 34, 4 वर्ष में 40 इंच तक, और 12 वर्ष में बच्चा 55 इंच तक पहुंच जाता है। वजन और भार की बात करते हैं। शेषावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है, सीधी सी बात है, 0 से 2 ले लो या 0 से 6 वर्ष तक ले लो। बाल्यावस्था में दोनों का भार लगभग समानता पाई जाती है, बाल्यावस्था में लड़कों और लड़कियों का भार दोनों का समान होता है, अत्यधिक होता है लड़कियों का होता है। बाल्यावस्था में लड़कियों का भार लड़कों से ज्यादा होता है, किशोरावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है, क्योंकि लड़कों की हड्डियां अधिक मजबूत होने लगती है। अब वजन, तो ये जो पौंड है इसका लगभग वजन होता है, किलोग्राम मापे तो 0.452 या 455 किलोग्राम, या ये बोल सकते हो, यानी 452 ग्राम के लगभग होता है 1 पौंड में। तो जन्म के समय 7-8 पौंड, यानी 8 पौंड हो गया, लगभग कितने 3.5 या 4 किलो के लगभग हो जाता है। 4 माह 14 पौंड का, 8 माह पर बच्चा 16 से 19 पौंड का हो जाता है, 1 वर्ष पर 21 पौंड का, और 2 वर्ष पर 25 पौंड का। 4 वर्ष तक आता है तो बच्चा 30 पौंड का हो जाता है, और 12 वर्ष तक 35 से 40 पौंड का हो जाता है। ये फैक्ट है भाई, याद रखने पड़ेंगे। हड्डियां, शेषावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। ये हड्डियां कोमल तथा लचीली होती है, धीरे धीरे हड्डियां आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देती है। जुड़ना हड्डियां प्रारंभ करती है, इस चीज को बोलते हैं हड्डीकरण या अस्थिकरण। किशोर अवस्था में अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हड्डियों की संख्या 206 ही रह जाती है। किशोर अवस्था में भुजाएं और टांगों की हड्डियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। पहले 6 अवस्था में 270 होती है, 270 से किशोर अवस्था आते आते कितनी हो जाती है, 206 हड्डियां रह जाती है। फिर दांतों में विकास की प्रक्रिया गर्भकाल के 5वें महीने से शुरू हो जाती है, यानी पेट में दांत आने लग जाए बच्चे के। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, 5वें 6ठे माह दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं। 2 वर्ष तक दांतों की संख्या लगभग 8 था, 4 वर्ष तक दांत 20 दांत निकल आते हैं, तो मूल दांत 20 ही होते हैं, बाकी का तो कई नाम कटा रखे हैं, चोर दांत, ईटीसी। उसके बाद दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, 5 या 6वें वर्ष में स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या 27-28 हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रज्ञा दंत निकलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जाड़ा। स्थायी दांत 12 होते हैं, अस्थायी दांत 20 होते हैं, और कुल दांत कितने, तो ये याद रखना। स्थायी दांत की अपन पूछ ली, स्थायी दांत कितना हुआ है, स्थायी दांत 12, अस्थायी हुआ 20, और कुल हुआ 32। फिर मस्तिष्क, 6 अवस्था में मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, बाल्यावस्था में 1260 ग्राम, यानी तीव्र गति से मस्तिष्क का भार बढ़ता है इसमें। और किशोर अवस्था आते थे बालक का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1400 ग्राम के, 1260 से 1400 ग्राम के बीच होता है, 1400 ग्राम तक भी पहुंच जाता है। धड़कन रहती है, धड़कन प्रति मिनट रहती है जन्म के समय बालक की 136 से 140 एवरेज है। 3 वर्ष तक आते आते 100 से 120 धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है।
6 वर्ष तक 90 से 100 हो जाती है। फेफड़े छोटे रहते हैं तो उसको सांस लेने में थोड़ी वो ज्यादा कठिनाई होती है, इससे धड़कन बढ़ती है। 7 से 14 वर्ष में 90 हो जाए, 15 से 21 वर्ष यानी वैसे अवस्था आते आते 70 से 85 नॉर्मली अपन मानते हैं बेहतर। वृद्धावस्था तक 60 से बेहतर, फिर थोड़ा सांस लंबा आना, धड़कन भी कम हो जाती है। फिर शारीरिक अनुपात, नवजात शिशु का सिर व अन्य अंगों की अपेक्षा, सिर होता है वो बाकी का अंग हुआ है, जब बच्चों पैदा हुआ है तो सिर बड़ा अभी को, नवजात शिशु का सिर होता है वो संपूर्ण अंगों के 1/4 भाग होता है, चौथा हिस्सा होता है। वयस्क में 1/7 भाग होता है। नवजात शिशु का चेहरा सिर की तुलना में काफी छोटा होता है। चेहरे के नीचे का हिस्सा कम और ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। नीचे का हिस्सा कम इसलिए होता है क्योंकि शिशु दांत नहीं। फिर जन्म के समय धड़ अधिक लंबा होता है। 6 वर्ष तक की आयु तक धड़ जन्म से 2 गुना तथा परिपक्वता आने पर जन्म से 3 गुना हो जाता है। नवजात शिशु के हाथ पैर छोटे तथा कोमल होते हैं। जन्म के समय बालक की टांगे पांव की अपेक्षा छोटी तथा मुड़ी होती है। छोटे बच्चों भी का पैर मुड़ेड़ा ही है। जैसे जैसे टांगों की लंबाई बढ़ती है वे सीधी होती जाती है, हड्डियां जुड़ती जाती है, मजबूत होती जाओ, सीधी होती जाओ। 2 वर्ष की आयु तक टांगों का विकास हाथों की तुलना में धीमा होता है। किशोरावस्था में पैरों की लंबाई जन्म से 4 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है इसमें, आप बालक पर कोई भी चीज करा भी को कहीं वो रिप्लाई करे या कहीं स्टिक टू वापन, तो रूटिंग किन बोले, गाल को स्पर्श करने पर मुंह खोलना व सिर घुमाना। बराबर के गाल पर आप खिलाना चाहो धीरे धीरे टच करा तो मुंह खोला सीधो। फिर मोरो किन बोले, जब बालक किसी तेज आवाज को सुनता है, पटाखे की आवाज जोरू बोलने की, तो वो कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे की ओर फैलाता है। फिर भुजाओं को एक साथ जैसे कुछ पकड़ रहा हो ऐसे लाता है। ये 2 से 5 माह तक होता है, फिर खत्म हो जाता है। पकड़ना बालक के तेरे को दबाने पर वो उंगलियों से पकड़ लेता है। ये चीज आप सबकी की हुई है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल चीज फैक्टर में आप देख रहे हैं। एबिन्स की वो होती है, बालक के पैरों के तलवे को ठोकने पर उंगलियां पंखे की तरह फैलकर आगे की ओर मुड़ जाती है और ये 0 से 7 माह तक होती है, फिर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मांसपेशियों का विकास बढ़ते हैं। क्रियात्मक गामक या फिर से गतात्मक, जहां भी गतात्मक दिखे हुआ है गत्यात्मक। भाई जो हमारा कंटेंट राइटर है बेचारा कई बार हो जाता है, ह्यूमन एरर है। मांसपेशियों के विकास को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 27% होता है। यानी 1 किलो अगर शिशु को भार है तो 270 ग्राम सिर्फ मांसपेशियों को भार हुआ है। 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 33% हो जाता है। 16 वर्ष तक की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके शरीर का संपूर्ण शरीर का 44% होता है, लगभग आधे के लगभग हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का 45% हो जाता है। क्रियात्मक या गत्यात्मक, या गामक या गति की विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, तो स्थूल गत्यात्मक विकास गत्यात्मक ही है। इसमें बड़ी मांसपेशियों का संबंध, स्थूल में बड़ी को, स्थूल में सीधो सीधो कनेक्ट कर लिया, बड़ी मांसपेशियां हुए वहां को विकास हो। यहाँ हाथ उगो, पैर उगो, जांग, धड़, घुटने यानी अपना शरीर का बड़ा अंग भी आप सीधा काम बने। और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है ना, इन जगह मांसपेशियों जुड़ी छोटी चीजें है ना, आंखों विकास। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का संबंध होता है, जैसे आंख, हाथ, कलाई, उंगलियां आदि। हाथ को सपाटी तो उंगलियां हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में कहीं है कि देखो बड़ी मांसपेशियों जो काम हो वो है दुड़कना खिसकना, यानी पूरा पैरों जो रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, लिखना, सीढ़ियों पर चढ़ना, नृत्य करना, ट्राइसिकल चलाना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना। यानी जिस काम में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, चलने में पैरों का, घुटनों के बल चलने में हाथों और घुटनों का यूज होता है, वो आता है स्थूल गत्यात्मक विकास में। अब आता है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। इसमें भोजन करना, भोजन किससे होता है, उंगलियों के माध्यम से। वस्त्र पहनना, हाथों और उंगलियों का, खिलौनों का प्रयोग करना, ब्लॉक बिल्डिंग में नॉर्मली उंगलियों का यूज होता है। इनमें बालों में कंघा करना, मंजन करना, स्नान करना, जूते मोजे पहनना, कमीज के बटन बंद करना, पेपर को काटना फाड़ना। यानी जो छोटी पेशियां हैं उनका यूज जिस चीज में होता है वो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में आता है। फिर है विभिन्न पक्षों का विकास। तो मानसिक विकास के अंदर आता है संवेदना। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज को सुनकर चौंक जाता है या उत्तेजित हो जाता है तो इसे संवेदना कहते हैं। यानी वो कई चीज और कई चीज ने संवेदनशीलता लिए, वो कई चीज ने वो सुनिए, ऑब्जर्व करिए। तो अगर कोई चीज का संवेद आप ले पा रहे हैं बिन संवेदना के वजह,
अर्थात ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा आदि के माध्यम से बालक को जो उत्तेजना प्राप्त होती है उसे संवेदना कहा जाता है। जो की चीज वो फील कर पा रहे हो, इसे जीव की सरलतम व प्रारंभिक अनुभूति माना जाता है। संवेदना में उत्तेजना का आभास होता है, इसका संबंध मानसिक क्रिया से संवेदना का, और यह ज्ञान की पहली सीढ़ी, ज्ञान की पहली सीढ़ी। फिर प्रतीकरण यानी परसेप्शन बनाना। थोड़ा बड़ा होने पर जब शिशु जानने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि वहां से आ रही है, इस चीज से आ रही है। किसकी आवाज है, तो इसे प्रतीकरण कहते हैं, यानी परसेप्शन। अर्थात बालक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो उत्तेजना प्राप्त होती है उसका विस्तृत ज्ञान कराने वाली मानसिक प्रक्रिया प्रतीकरण कहलाती है। ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी आपने पढ़ी है, कौन सी है, संवेदना, और प्रतीकरण है ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। प्रतीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। संवेदना प्लस अर्थ बराबर प्रतीकरण, संवेदना प्लस विचार बराबर प्रतीकरण। बालकों में प्रतीकरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का निर्माण होता है। यानी कोई भी चीज को देख पा रहे हो, प्रति विकसित या परसेप्शन विकसित हो पा रहे हैं, उसके द्वारा वो भी चीज ज्ञान भी तो लेसी खटकाई चीज है, खटाऊ कहीं आ रही है। फिर संपत्ति निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्म, कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट बना लेना। बालक वातावरण का ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त करता है वैसे वैसे प्रत्ययों का निर्माण करता है। जैसे आकार संपत्ति, यानी खटाऊ आवाज आ रही तो स्पीकर है, तो स्पीकर को कहीं आकार होगा, भी चीज की भी इमेज क्रिएट हो जाएगी दिमाग में। समय संपत्ति, सौंदर्य संपत्ति, रंग संपत्ति, भार संपत्ति, धन संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, आत्म संपत्ति, यानी कई चीज के प्रति वो आपकी अवधारणा बना ले कई चीज के बारे में। सुंदरता की अपरिभाषा, इश्यो तो वो सुंदर हो सी, इश्यो तो बहुत सुंदर हो सी। फिर शेष अवस्था में मानसिक विकास बढ़ते हैं अपन। जन्म के पश्चात बालक अपने वातावरण वस्तुओं का ज्ञान अपनी संवेदना यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। कुछ दिनों में वह सुनना, सूंघना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श अनुभूति करना सीख जाता है। 1 वर्ष तक हाथ पैर हिलाने लगता है और ध्वनि करने लगता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने भी लगता है 1 वर्ष तक। 2 वर्ष ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी होता है। और 3 वर्ष तक शिशु अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छूकर बताने लगता है। पूछा नॉर्मली यही पूछे बेटा बताओ नाक कौन सा है, हाथ कौन सा, तो वो हाथ लगा होता है। शादी ब्याह में जाओ, कोई भी था दोस्त का बच्चा मिलो तो पहले यही चीजा हुआ था, सगला ध्यान है यही चीजा करो, थे भी करो और आगला भी करे। बेटा बताओ ग्लास कहाँ है, तो बता बेटा बताओ नाक कहाँ है। इंग्लिश मीडियम वाला तो था ध्यान अलग, चीक कहाँ है, नोजी का, नोज नहीं नोजी कहाँ है। 4 वर्ष तक गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखना भी जान जाता है, नाम लिखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष तक रंगों को पहचान लगता है, कौन सो कालो और कौन सो दोरो, हल्के बारी को ज्ञान भी हो जा। 10-11 शब्दों का वाक्य भी पूरा दोहराना लाग जाए। माता पिता की आज्ञा मानवा लाग जाए कि तुम दुनिया के दिन पानी लिया, तब पानी भी लाने लाग जाए। 5 वर्ष तक। 6 वर्ष को बालक बिना इसके 15 तक की गिनती सुनाने लगता है। कुछ खुद सुना पाऊं लेकिन एवरेज बताए हुए कि 6 वर्ष तक बालक 15 तक की गिनती सुनाने लग जाता है और सरल प्रश्नों का उत्तर देने लग जाता है कि थारा पापा को नाम का है, थारी मम्मी का नाम भी बताना लग जाए। तो चित्रों में बनी हुई वस्तुओं के बारे में बता, अगर चित्र में घड़ी मान ली तो वो देखकर बता दी कि घड़ी है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। 7 वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की समानता और अंतर बताना लग जाए कि 2 चीजों में कहीं समानता, 2 चीजों में कहीं अंतर है। ये छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, छोटी छोटी बातें बताना लग जाए एकदम एग्जैजरेट कर। 8 वर्ष में बालक छोटी कहानियों और कविताओं को याद करने, उन्हें सुनाने की क्षमता विकास होने लग जाती है। बालक में 16-17 शब्द के वाक्यों को दोहराने लगता है। 9 वर्ष की उम्र तक बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताना, अब वो परफेक्ट टाइम बताओ। यहाँ होता है कि एक घड़ी की 1 सुई 6 पर है, एक 5 पर है, एक 12 पर है, तब वो एकदम एग्जैक्ट बता दे कि 6 बजे रहता मिनट हुआ। उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान हो जाए, नोट को ज्ञान हो जाए कि वो 10 को है, 200 को और 20 को है, और प्रयोग भी करने लगता है और देखी हुई चीजों को 60% तक बता सकता है। किशोर अवस्था में तो इम तो आदमी गुरु चौधरी बन जाए कि अपन तो सो आवा, अपन आवाज को कोई नहीं बोलना। किशोर अवस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। यानी किशोर अवस्था में जितना मानसिक विकास हो जाता है वो हो जाता है लगभग 99% तक किशोर अवस्था में हो जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15-20 वर्ष तक की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ये विकास हसन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स के अनुसार 16 वर्ष में और स्पियरसन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के मध्य पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें वुडवर्थ सही लगेगा क्योंकि 20 वर्ष तक आते आते पूरा हो जाता है। सामाजिक विकास करो के अनुसार जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है नहीं सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। यानी थोड़ा दिनवा में या थोड़ा महीना या वर्षा बाद में वो सामाजिक होने लग जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और उम्र भर चलती है। बालक का समाजीकरण परिवार से आरंभ होता है और समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक खेल का मैदान माना जाता
खेल के मैदान में वो टीम बनानी सीखे, टाबर जीतनु सीखे, टीम भावना भी विकसित हो, लीडर बननु सीखे और बहुत सारी चीजें करनी सीखे परिवार के बाद। फिर शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है, इनमें आंखें काटाना वो डरी सी ऐसा को नहीं, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। फिर 2 वर्ष तक की आयु तक बड़ों के साथ घर के कार्य करने का प्रयास करता है, थे पानी की गिलास ले जाओ तो वो भी ले जाए साके पकड़, ईमेल ले जाए। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उससे सामाजिक संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए। 15-20 माह में दोनों रोना धोना शुरू कर देवे। 4-5 वर्ष में वो बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है। अब थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स वैलेंटाइन आना चालू हो गया, सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित कर लेता है। फिर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नए वातावरण को अनुकूलन करना सीखता है, टोली या समूह का सदस्य होकर उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास कर लेता है, गैंग सिंग बना ले, समूह खेलों और प्रिय कार्यों में रुचि लेने लगता है। ग्रुप वाला खेल खेले नहीं, अलग टाबर तो कहीं खेला, अलग टाबर तो सीधा पबजी, फ्री फायर, कौन सा बैटल ग्राउंड मोबाइल या जो भी है ये खेला है, या शॉर्ट चाहे रील देखता रहे, अलग गेम में कोई कौन खेला टाबर जगह शारीरिक गेम हो। इन चीजों को खोजने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति का विकास होता है, भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है। टाबर पूरे दिन हाथ तो ऋषि को बाल्यावस्था में दिन रोटी खाने पकड़ लेना पड़े, उठा लेना पड़े, वजह थोड़ा गिटला है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, मित्रता की भावनाएं हो जाती है और समुचित विकास होता है। समूह के प्रति निष्ठा, जबकि गैंग में रेवा एकदम लॉयल डेडिकेट हो जाए कि अपन देख ली जीवन भाई। समूह के द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होगा, सामाजिक चेतना का विकास होगा, समाज कई चीजें सही मान रहे हो कहीं न सामाजिक परिपक्वता की भावना का भी किशोरावस्था में विकास हो जाता है। फिर सामाजिक रुचियों का विकास, समाज में होना जगह काम है बम रुचि ले, समाज सेवा भी होगी, बोलना भी चालू कर देगा। व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास के आदमी बेटा थिंकिंग बना ले, मन बिजनेस में जानो, आज चीज करनी है, पढ़ाई करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ का रेडी लगानी है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भाई। समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना विकास, आज विधायक जी के साथ सेल्फी लेने की सुखद अनुभूति प्राप्त हुई, ये भी करना स्टार्ट कर देता है किशोर अवस्था में बालक। चिंता या संशय से घिरे रहना, चिंता तो हुई उम्र में। संवेगात्मक विकास, क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक व सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं, लेकिन सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। जिसमें बच्चा सामाजिक परिवेश में रहता है तभी तो उसमें संवेगों का विकास होगा। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध व स्नेह। नवजात शिशु वो 3 संवेग तो प्रदर्शित करती, डर भी लागशील, गुस्सो भी दिखाशील, आपका जगह माता पिता में वात्सल्य वात्सल्य या प्रेम भी दिखाती। ब्रिजेश के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल एक संवेग होता है, उत्तेजना तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। फिर शेषावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शिशु जन्म के समय रोता चिल्लाता है, पैर पटकता है, इस प्रकार वो जन्म के समय से संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। वो वर्ड चुक होकर का रो और पैर पटक कर चिल्ला पिला रहा आपकी जगह संवेग और जकी चीज लागे बिगिन बाहर निकाल दे, अभिव्यक्ति कर दे बिगी। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है, शिशु के संवेग थोड़े समय तक रहता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। रोनो दोनों कंटिन्यू कौन करे टाबर 5-4 मिनट या 10-15 मिनट कर जैसे आपको। उदाहरण शिशु गोदी में आने के लिए रोने लगता है, गोदी में लेता है चुप, फर्स्ट मूड स्विंग तो छोरा को नहीं हो जाता, टाबरा हुआ भाई। गोदी में लेते हुए चुप तो हो जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है इन संवेगों में स्थिरता आने लगती है। अब गोदी में आने के लिए रो भी टनटनाट करें। फिर आरंभ में शिशु के संवेग काफी तीव्र होते हैं, किंतु धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाती है। इंटरवेल में कौन रोवा है, 2 या 3 माह तक बालक तब तक रोता रहता जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं। रोया राज को मिले, बट कैसे वास्तव में तो रोया राज मिले, टाबर रोता है गोदी में चकले हुए। 4 या 5 वर्ष तक शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा स्टेबल होने लग जाए। आरंभ में शिशु के संवेगों में स्पष्टता होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है स्पष्टता आ जाती है क्योंकि रो रहे क्यों है, वो रोतो रोतो बता भी ना चीज है। फिर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास वो अनोखो काल है, संवेगों में तीव्रता उग्रता नहीं रहती। अब इन जगह चीज बिकली ही वो आपका संवेग प्रकट करे, संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला हो जाता है, हर जगह रोना चालू कौन करे। निराशा और असहायपन की भावना आ जाती है, बात नहीं माना जाए थोड़ा सैड फील कर लेगा, स्ट्रेस तो कौन लगा पाओ बेटे। समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या द्वेष की भावना का उदय होता है, ऐसा संवेग का विकास होता है, यानी कोई चीज के प्रति जानने की इच्छा होने लग जाए कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेगों का विकास होता है, प्रकट भी करे वो। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास
तीव्र परिवर्तन होता है, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है। लेकिन ध्यान पड़ जाए खट्टा काई चीज करनी है रोणो है, लेकिन 12 को घरा रो ले 12 मम्मी फटीड़ कसती टाइम लगावा। संवेगों प्रदर्शन में स्पष्टता आ जाती है, विरोधी मनोदशाएं हो जाती है, जीवन अत्यधिक भाव प्रदान हो जाता है, काम भावना पूर्ण तीव्र हो जाती है। किशोर अवस्था में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जाग जाते हैं भाई, विपरीत लिंग के प्रति प्रेम का विकास होता है और यही विकास दुनिया चलाता है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई ओहो आपनो बाल विकास जकम आपा पढ़ो, बाल विकास किया हुआ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। बाल विकास ने कई कई चीजें प्रभावित करे, जैसे पर्यावरण हो गयो, विद्यालय हो गयो, माता पिता हो गयो, साथी भी की संगति होगी। मतलब एक बच्चों जो को आप भाई बेटा भाणजा चाचा भतीजा जो भी मतलब भतीजा भाणजा जो भी चीज देखा आप अभी ऑब्जर्व तो करा, लेकिन आप अभी साइकोलॉजी जोड़ा को नहीं, अभी संबंध नीत कौन करा भी चीज को। ये चीजा आप पढ़िया ने भी चीजा आप अपना आस पड़ोस में देखा, अपना भतीजा भाणजा या भतीजी भाणजी में भी चीजा देखा, लेकिन आप रिलेट कौन करा। अब आप आज की चीजा पढ़ी पाना पर रिलेट कर सका। एक 4-7 साल को बच्चों दिन में बहुत सारा सवाल पूछे, एक टाइम टीनेज में अब हम कहीं करे पूरे दिन डोल तो रहो बिन करा को रोटी खाने भी बिन करा पकड़ लेना पड़े। वो पूरा बाल विकास में आपने 2-5 क्वेश्चन तक आवा है, सब बड़ो चैप्टर है आपने साइकोलॉजी को, तो वो समझाने की थाने कोशिश करी, उम्मीद थाने थोड़ा बहुत समझ आए वो। तो एक तो आपने यहाँ जुगाड़ क्लास हैशटैग लागेड़ो हैशटैग जुगाड़ क्लास, तो आपने कुछ नंबर को जुगाड़ करना भाई, पूरा सिलेबस तो कौन सके एग्जाम आने वाला है, तो जो कुछ नंबर का जुगाड़ हम कर सकते हैं कुछ घंटों की क्लास में। सीधी सी बात है, अगर बाल विकास अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़े तो 5 या 6 दिन तक चलता है, यानी कम से कम 10-12 घंटे खाता है, लेकिन हमने इसको 1.5 घंटे में सल्टाने की ट्राई करिए, कोशिश करिए, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चनों तक रीच कर पाए, वो करेक्ट करने की कोशिश कर सकें। बस बाकी टॉपिक भी लाते रहेंगे, जल्दी से वो मार्च का करंट भी आ जाए, उसकी क्लासेस भी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।